तारीख को बजट सत्र 2024-25 का शुरू हुआ। आज तक की जो परंपराएं हुई, उन परंपराओं में क्या बदलाव हुए, पहले मैं उसकी बात करूंगा। पहला बदलाव तो ये हुआ कि 31 तारीख को आर्थिक सर्वेक्षण जो है, इकोनॉमिक सर्वे पेश होता था, जिसकी जगह इन्होंने रिव्यू पेश किया और वो बड़ा शॉर्ट में था। उसको हमने पढ़ा तो ये डेटा जो बजट में आए हैं वही लगभग वही डेटा थे। उसके बाद में राष्ट्रपति जी के आगमन के अंदर इन्होंने कुछ एक नई परंपरा डाली। राष्ट्रपति बग्गी में आती है, ये हमें पता है, घोड़े लश्कर वो सारे साथ आते हैं, ये भी हमें पता है। प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष और ये सब उनकी अगवानी में खड़े रहते हैं आगे। एक बंदा सिंगोल जो मोदी जी ने वहां स्थापित किया था, उसको लेकर के जब राष्ट्रपति जी के सामने आया तो हमें तो पहले न्यूज में ये चल रहा था कि राष्ट्रपति को हाथ में लेंगे, ऐसा होगा, ऐसा हुआ नहीं। वो बंदा आया, राष्ट्रपति के सामने खड़ा होकर के, बेक होकर के राष्ट्रपति के आगे आगे अगवानी करके उस सिंगोल को लेके चलता रहा। चलने के बाद में उसने ले जाके जहां सिंगोल से लाया था, जिस जगह वापिस पुनर्स्थापित कर दिया। और वापिस जब राष्ट्रपति अभिभाषण पढ़ के गई तो ये प्रक्रिया दोहराई गई। इसमें वापिस वो इसी तरह से राष्ट्रपति के आगे आगे चला, गेट के बाहर निकाल के, और उस सिंगोल को लेकर के वापिस आके जहां पे था वहां पे पुनर्स्थापित कर दिया। ये एक नई परंपरा भारतीय संसद में पहली बार हुई। अब राष्ट्रपति के अभिभाषण को मैं 2-3 बिंदुओं पे केंद्रित रखूंगा। बहुत लंबी चौड़ी कहानी गाने से कोई थार नहीं है। एक तो हम इस बिंदु पे सोचेंगे कि जो सरकार के द्वारा बात कही जाती है वो ही अभिभाषण जो लिख के दिया जाता है वो राष्ट्रपति बोलता है। सरकार को वही चीज लिखनी चाहिए जो सरकार के द्वारा जनहित में या हमारे कंसोलिडेटेड फंड से किया हुआ काम हो। दुनिया में बहुत काम होते हैं, धर्म के नाम पे होते हो या किसी और नाम से होते हो, उन कामों का अभिभाषण में कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन पहली बार ये हुआ कि नए भवन की महिमा हुई, उसका तो कुछ नहीं, अच्छी बात है, हमारी सरकार ने बनाया, हमारे कंसोलिडेटेड फंड से बना भवन, तो हम उसकी तारीफ करते हैं, बन गया, चलो अच्छा है। अमृतकाल की बात करते हैं, वो भी हमें ज्ञान मिला कि अमृतकाल किसको कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, ये भी ठीक है। मेरी माटी मेरे देश की कहानी गाई गई है, मिट्टी के कलश ले गए साहब, हम वहां ले गए। अब वो कहाँ गए कलश, किस लिए गए, सरकार ने ये क्यों एजेंडा खड़ा किया, सरकार को उससे क्या लेना देना था, इस बात के लिए हम आम नागरिक लोग सोच सकते हैं कि इस मिट्टी के कलशों का इन्होंने क्या किया और उस कलश से क्या मतलब था, लेकिन किया। बाद में इन्होंने एक राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ कथन किए, उन कथन के ऊपर हमें एक दृष्टिपात करना बड़ा अति आवश्यक है। पहली बात तो राष्ट्रपति ने ये कहा कि हम 14 अगस्त का दिन हमने जो है बड़े धूमधाम से मनाया। 14 अगस्त का दिन क्या है, विभाजन की विभाषिका दिवस के नाम से मनाया, यानी पाकिस्तान हमारे से अलग हुआ। यानी इस बात को हम बार बार राष्ट्रपति के अभिभाषण में डालने का क्या औचित्य है, ये हमारा मंच जो है इस बात पे कर रहा है कि आप 14 अगस्त को मना रहे हो, विभाजन की विभाषिका से मतलब क्या है, उस टाइम आपका भारत टूट के 2 टुकड़े हुए, इस बात को आप किस खुशी में मना रहे हो, ये इस दिवस के रूप में घोषित किया गया। और ये राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की उपलब्धि हुई। एक उपलब्धि इन्होंने बाल दिवस के लिए, वीर बाल दिवस जो है वो दीवार में चुने गए थे वो सरदार के बच्चे, वो नेहरू जी को बाल दिवस था, उस बाल दिवस को मेरे ख्याल से उन्होंने वो तो नहीं कहा, लेकिन वो मकसद उनका यही है कि वीर बाल दिवस के रूप में मनाया गया। 2 कथन के ये सरकार की इन्होंने, क्योंकि राष्ट्रपति वो बोलता है तो उपलब्धि होती है। तो एक ये बात हुई, आपने जो भी कार्य किए, महंगाई के बारे में बताई, कृषि नीति के बारे में बताई, पशुपालकों का बताई, ये सारे इंडियन इकोनॉमी रिव्यू के बारे में वो टेबल पे रख दिया गया। ये सारी बातें राष्ट्रपति के अभिभाषण में हुई। फिर राष्ट्रपति ने एक कथन ये कहा कि 22 जनवरी का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। अब राष्ट्र के लोगों को 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक यूं है कि राम मंदिर का उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई।
सरकार की इसमें क्या रोल हो सकता है? धर्मनिरपेक्ष देश का राष्ट्रपति यदि इस तरह के कथन पढ़े तो इसका मतलब है कहीं मस्जिद भी बनी होगी, कहीं गुरुद्वारे भी बनते होंगे, कहीं और भी बन रहा होगा, चर्च भी बनते होंगे, इस 22 तारीख को नहीं और तारीखों को बनते होंगे। सरकार का कुछ पैसा नहीं था, पैसा किन्हीं और का था। जब किसी और चीज की महिमा मंडित करके और धर्म के नाम पे एजेंडे को फिट करना, ये अभिभाषण का हिस्सा बनाना, ये हम इस बात के लिए चाहते हैं कि ये कोई मायने नहीं रखता कि हम इन बातों को क्यों उजागर करें। आप अपने विकास की बात करिए। फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण को 10 साल के बेक केंद्रित किया गया और पिछले 10 साल मनमोहन सिंह के पैरेलल केंद्रित किया गया। यानी उन 10 साल में क्या हुआ और इनके अंदर जो है हमने 10 साल में किया, जबकि वो 1 साल का लेखा जोखा होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण 2 बार पसा जाता है। साल नया लगता है तो अभिभाषण होता है, या संसद नई बनती है तो होता है अभिभाषण। तो चूंकि 2024 लगा था इसलिए अभिभाषण होना स्वाभाविक था। अब संसद नहीं होगी तो और अभिभाषण होगा। दोनों सदनों को राष्ट्रपति कहती है, लेकिन अब राष्ट्रपति की मजबूरियां हैं कि उसको जो लिख के देते हैं वो पढ़ना होता है और उन्हीं बातों का आपने मणिपुर का इसमें किसी प्रकार जिक्र नहीं है। नॉर्थ ईस्ट की थोड़ी सी लाइन तो इन्होंने डाली, लेकिन वो कोई जिक्र नहीं है। ये मोटा मोटा राष्ट्रपति के अभिभाषण की कहानी रही। अब 1 तारीख हुई और 1 तारीख को सीतारमन जी ने बजट दिया। उस बजट को मैं थोड़ा सा संक्षेप में कर दूं राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद में, और वो फिर आप जो है उसको वे में अपने चिंतन में लाएंगे। अभिभाषण का तो है ही, लेकिन इस चिंतन को वहां भी आप समाहित करेंगे। ये सीतारमन जी का जो भाषण था, अमृतकाल, विकसित भारत, विश्व गुरु, नारी शक्ति, अन्नदाता, ये इस तरह के शब्दों से अलंकृत था और उन बातों पे करते करते इनका जो मैं इसमें पूरा संक्षेप में इनकी ओर लाया तो इन्होंने 8-10 बातों के ऊपर केंद्रित रहा। एक इन्होंने कहा इंक्लूसिव डेवलपमेंट। मायने ये है कि डेवलपमेंट होगा ना तो ज्योग्राफिकली हम अपने हिसाब से, ये नवीन भाई आपका प्रेजेंटेशन रोका इसको बंद करिए। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट और ग्रोथ का तो आता है व्यक्तिवादी और डेवलपमेंट हो है वो क्षेत्रवादी। यानी हम जम्मू कश्मीर का भी वही डेवलपमेंट कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट का भी वो कर रहे हैं। पहले केंद्रित रहता था इसलिए उसका डेवलपमेंट उस लेवल पे नहीं हुआ। बाद में इन्होंने इसके ऊपर सोशल जस्टिस की बात कही। इनके वो हेडिंग पढ़ रहा हूं मैं। जीडीपी का नाम बदल के इन्होंने जी का कर दिया गवर्नमेंट, डी का कर दिया डेवलपमेंट, पी का कर दिया परफॉर्मेंस। तो ये हो गया। बाद में इन्होंने इकोनॉमिक कंट्रोल कैसे किया उस बात के लिए हो गया कि हमने इनको किस तरह से कंट्रोल किया है, वो बात भी हो गई। और अमृतकाल के लिए जो रणनीति बनाई है उसका खाका बताया। उन्होंने ये कहा कि हमने रिफॉर्म किया, फिर परफॉर्म किया और ट्रांसफॉर्म किया। रिफॉर्म के नाम में तो इन्होंने 1500 और कुछ 60 कैसे बिल हैं उनको खत्म किया, रिपील किया, उनको हटाया। इसमें 3 किसान बिल भी है और भी कई बिल हैं, 1500 समथिंग बिल है। और उसके अंदर परफॉर्म के मामले में ये है कि भाई ये जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह खड़ा कर रहे हैं, ये शिक्षा नीति लाए हैं, ये कर रहे हैं, ये हमारे परफॉर्मेंस है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब इनका यह है कि भाई जो बात है वो हम नए तरीके से पैदा कर रहे हैं, जो पहले नहीं थी उसको हम नए सिस्टम में कर रहे हैं। फिर बाद में इन्होंने इसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात और बड़ी बात यह डाली कि कर्तव्य काल के रूप में अमृतकाल को मनाने का है। यानी अब यदि आप 24 के बाद में है तो ड्यूटी हमारी फर्स्ट रहेगी और आपके राइट्स जो है उनके बारे में होगा, थोड़ा सा पीछे की तरफ होगा कि कोरे योने का राइट्स की तरफ ही दो, ड्यूटी जो है वो भी आपको करनी पड़ेगी। अब इनका थोड़ा थोड़ा वर्णन कर दूं मैं तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट में इन्होंने कहा आवास बना दिए, हर घर जल न पहुंचा दिया, बिजली पहुंचा दी, बैंक खाते खो दिए, मुफ्त राशन दे दिया, एमएसपी के अंदर हमने अच्छा खासा बढ़ोतरी कर दी, इनकम के अंदर आम आदमी की बढ़ोतरी हो गई,
रोजगार के हमने बहुत बड़े रिसोर्स खोल दिए, ये हमारा डेवलपमेंट है। पहला मुद्दा इन्होंने कहा। दूसरा है 2047 को विकसित भारत के रूप में हमने किया, तो कराने के लिए हमने ये किया कि सोशल जस्टिस के नाम पे हमने गरीब को माना, को गरीब कल्याण, देश का कल्याण होकर के 25 करोड़ लोगों को हमने उसको ऊपर ले आए गरीबी रेखा से। उसके अंदर यह है कि इंटरनेशनल डेटाओं को इन्होंने नकार दिया और खुद के डेटा बना दिए। वो डेटा ऐसे बना दिए, 12 पैरामीटर है, मेरी रील भी आई थी पहले, 12 पैरामीटर है जिसमें 7 ये आवास, हर जल, गैस ये बना दिए, तो 7 में से 7 नंबर तो इनमें मिल गए, ये बैंक खाते वाले ये। और बाकी के जो 5 नंबर है उनके अंदर इनका थोड़ा बहुत कमजोरी रही, वो महिलाओं के लिए है, वो उनके लिए, तो उनके लिए थोड़ी योजना इसमें घोषित कर दी। तो ये जो है अपने आप को मानते हैं अलग से, गरीबी रेखा से जो रेखा है वो अंतरराष्ट्रीय रेखा को, उस लाइन को नहीं मान कर अपने आप को हंगर जो है GHI जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, और उनको नहीं मान करके इनको मानने के अंदर इन्होंने अपना मामला बना दिया। 34 करोड़ इन्होंने खाते खोले, ये बड़ी बात कही इन्होंने कि 34 करोड़ खाते खोले, जिसमें से हमें जो है 2.7 लाख करोड़ की बचत हुई। अब बचत कैसे हुई ये ज्यादा समझ में नहीं आया। इनका मायना ये है कि लगभग मैंने डेटा निकाले तो 8% बनता है ये। इसका मतलब ये हुआ कि 8% कहीं कहीं लीकेज होता था पहले, यदि हमारी ये डीबीटी के हिसाब से। वैसे ये डीबीटी जो है मनमोहन सिंह गवर्नमेंट से शुरू की थी, इन्होंने फुल स्विंग पे कर दी इंटरनेट वगैरह ज्यादा होने से। तो ये 2.7 करोड़ को हमने बहुत बड़े दूर से जगह लगा दिया। स्वनिधि खाता, ये जो रेडी बकरे ये हैं, इन लोगों के लिए है। 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को हमने जो है 2.3 लाख ने तो थर्ड टाइम लिया है, बाकी 78 लाख को हमने 10-10 हजार का लोन है, 3 किस्तों में 10 रुपए जो 50 तक है ये। विश्वकर्मा के अंदर 18 हमने कर दिया, ट्रांसजेंडर को भी कर दिया। फिर अन्नदाता के लिए कह दिया गया, सेकंड कैटेगरी इनकी सोशल जस्टिस की अन्नदाता है। 11.8 करोड़ को प्रधानमंत्री का ये 6,000 रुपए वाला दे दिया, 4 करोड़ को हमने फसल बीमा में नियाल कर दिया, ये मोटा मोटा अन्नदाता को। फिर युवाओं के लिए एक अमृत पीढ़ी नाम दिया युवाओं का, और इनको ये कहा कि PM श्री हमारी एक योजना है जिसके अंदर हमने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की कार्रवाई की। 1.4 करोड़ लोगों को स्किल कर दिया, 54 लाख लोगों को अप स्किल कर दिया। ये इन्होंने करके और अपनी बात को बता दी। फिर कहा कि 3,000 हमने ITI खोल दी, 7 IIT खोल दी, 16 हमने जो है IIIT खोल दी, 7 IIM खोल दिए, 15 एम्स खोल दिए, और 300 यूनिवर्सिटी नहीं खोल दी। फिर बाद में इन बच्चों के लिए ये कहा कि भाई 22.5 लाख करोड़ लोन बांटे कुल, जिसमें 43 करोड़ लोगों को है, तो 50,000 के एवरेज से पड़ता है। खेल की उपलब्धि बता दी, जिसमें से 30 करोड़, 43 करोड़ में से 30 करोड़ जो है नारी के लिए बांट दिए। अब ये नारी के लिए आए, महिलाओं के उत्थान, ये 4 जातियां गिनते हैं ना उसमें, तो पहले अपन ने गरीब की बात कर ली, फिर अन्नदाता की बात कर ली, फिर महिलाओं की बात कर ली। महिलाओं के बाद में 3 तलाक की बात है, जिसके लिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 3 तलाक में अंदर ये बिना वारंट के पति को जो 3 तलाक देता है अरेस्ट करके डाल देते हैं। बच्चों का इसमें कोई पता नहीं है, इसलिए ये विपक्ष ने विरोध किया कि 3 तलाक तो ठीक है लेकिन ये करो, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। मियाँ जी जेल में और बच्चे उसकी जो 3 तलाक ली हुई है उसके गले में। नारी शक्ति वंदन जो करीब 10 साल या 15 साल भी लग सकते हैं, उसका बहुत भारी महिमा मंडन हो रहा है, लेकिन यहाँ नारियां ये नहीं समझ पा रही है कि शक्ति कैसे आई इसमें नारी में, और वंदन हम क्यों करें जब 10 साल के बाद में ये चीज होगी तो उसका क्या मायना है, ये मतलब नहीं है। 70% आवास ये कह रहे हैं कि हमने सिर्फ लेडीज के लिए ही बनाए हैं। ये जो भी आवास बने हैं इनके जो 3 करोड़ कहते हैं, कभी 4 करोड़, तो उनको 70% जो है वो है। लखपति दीदी में क्या है कि 9 करोड़ जो है, 83 लाख जो है वो स्वयं सहायता है, जिनके अंदर 9 करोड़ महिलाएं हैं। उन महिलाओं में से हम करीब 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बना देंगे। लखपति कैसे बनेगी? वो ड्रोन दे देंगे, 15,000 ड्रोन देंगे, वो आएगी आपके यहाँ छिड़काव करा करके उनको वो किराया भाड़ा
मिलेगा, कैसे होगा, कैसे लखपति बनेगी, ये सरकार का कोई योजना में पूरा पड़ने के अंदर आएगा। फिर बाद में इन्होंने कहा कि हमने आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाए हैं, एस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट चलाए हैं, उसमें ब्लॉक भी है। नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट को हमने काम कर रहे हैं। हम पीएम आवास के अंदर 3 करोड़ थे, जिसमें 2 करोड़ और जोड़ देंगे। छत के ऊपर आप सोलर प्लेट लगाओगे तो 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। मेडिकल कॉलेज हम खोलेंगे, वो कॉलेज पुराने जो हॉस्पिटल है उनके अंदर हम जो है, यदि सिफारिश आएगी तो सिफारिश से पुराने भवन में हम खोल देंगे। सिफारिश किसकी होगी, अब ये इसमें कोई क्लियर नहीं है कि एमपी की होगी, आरएसएस की होगी, ये क्लियर नहीं। एक स्काईवल कैंसर टीकाकरण के लिए 9 से 14 साल की बालिकाओं के लिए ये टीकाकरण की योजना चला रहे हैं, क्योंकि ये इनका डेटा जो है इंटरनेशनल WHO पे महिलाओं वाले में ये बहुत पिट रहे हैं, इसलिए ये इन्होंने यहाँ कही है। माता और बच्चों के स्वास्थ्य की बात कही। आयुष्मान भारत के अंदर इन्होंने आंगनवाड़ी और आशा बहनों को भी जोड़ दिया, पहले ये नहीं थी। अब फूड प्रोसेसिंग के मामले में इन्होंने कहा कि किसान संपदा के नाम से जो लोन है उनमें 38 लाख किसानों को है, जिसमें 10 लाख को रोजगार मिल जाएगा। 2.4 लाख स्वयं सहायता को जो है 60,000 के लोन दे देंगे। इसमें लोन की कहानी है, आप यदि फूड प्रोसेसिंग के यूनिट लगा होते हैं। और पीपीपी के तहत स्टोरेज और वैल्यू एडिशन का ये काम है, तो ये आप लोन ले और करो। नैनो डीएपी और यूरिया हमने बढ़ा दिया है, उसको आप ले। आत्मनिर्भर करना चाह रहे हैं हम तिलहन के मामले में, डेयरी और फिशरीज को भी बढ़ाएंगे। लखपति दीदी वाली बात आ गई। अब लास्ट की बात यह है कि हमने लगभग लास्ट ही मानो, रिसर्च और इनोवेशन के अंदर इन्होंने एक नई कहानी घड़ी है कि जय जवान और जय किसान तो शास्त्री जी ने दिया, और हमारे जो है उन्होंने विज्ञान, जय विज्ञान दे दिया अटल जी ने, और मोदी जी ने जय अनुसंधान का नारा दिया है। अब जय अनुसंधान को करने के लिए इन्होंने जो कॉर्पोरेट के लोग हैं वो उसको ड्राइव करेंगे, और एक कॉर्पस फंड के नाम से 1 लाख करोड़ का है, जो 50 साल तक आपको बिना लोन के, बिना इंटरेस्ट के दिया जाएगा। तो मैंने कई बच्चों को फोन भी किए, मैंने कहा अब ये कॉर्पस फंड खुल जाता है, 1 लाख करोड़ रुपए है, वास्तव में देने की इच्छा हो तो 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री का लोन है, ले लो। छोटी मोटी दुकान जो भी खुले करे, ये जो भी जहां पे जे अनुसंधान कोई रिसर्च की बात आए तो उस बात को आप कर लो। तो अब जितना देखो क्या होता है, कैसे होता है, ये बजट की कहानी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले 10 लाख समथिंग था, तो इसको 111 यानी 11 करोड़ 11 लाख 111 यानी 11% के हिसाब से बढ़ा करके जीडीपी का 3.4% है। रेल के मामले में 3 गलियारे, ग्रीन एनर्जी, पर्यटन, और इस तरह से बहुत सारे पर्यटन के मामले में भी अच्छा खासा फंड दे दिया। और ये आगे बढ़ोतरी के, इसमें लक्षद्वीप और ये मोदी जी ने जो फोटोएं खिंचाई वो, और ये सारे काम उसमें आए हैं। और मुद्दा ये है कि ये बजट, अभिभाषण की बात मैंने कही, उसमें हम क्या सोचते हैं, ये बजट है, इस बजट के अंदर हम ये किसके प्रो है। यूथ के मामले में मैंने बताया कि कोई ऐसी नहीं कही कि हम ऐसी कोई वैकेंसी या ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुद्रा लोन की कहानी कह करके हो गए, मुद्रा लोन में ये डेटा नहीं दिया कि तीसरा फंड के मुद्रा लोन में क्या 50,000 रुपए मिलते हैं, तो वो रुपए लेकर खा के चले जाओ तो वापिस दोबारा वो शिशु तरुण इन्होंने बना रखे हैं 3 कैटेगरी। अब बाकी 1,17,000 इनके स्टार्टअप है, यूनिकॉर्न भी है, और वो सारे के सारे स्टार्टअप है जो कॉर्पोरेट वालों के ही है। नई एंट्री के अंदर बहुत मुश्किल है लोगों का आने का, करने का, इसलिए ये भी एक हमारे लिए चिंता का विषय है। देश की दिशा और दशा बजट तय करता है, वो हमने सोचा, देखा और स्टडी किया। नारी के लिए क्या योजनाएं हैं, थोड़ी बहुत स्वास्थ्य की बात की गई, और लखपति दीदी कैसे बनेगी, ड्रोन घूमेगा तो हमारे हवा को किस तरह से वो क्या करेगा वहां। कई पर्यावरणविदों ने मुझे कहा फोन पे, ये ऊपर से घूमेगा तो ये हवा में ये दवाएं छोड़ते हुए घूमेगा, खेतों में जाएगी तो हवा के साथ और जगह भी जाएगी तो पर्यावरण को भी करेगा। तो ये एक्चुअली उस खेत में होना चाहिए। क्या बीमारी फैलाई है ड्रोन का, क्योंकि ऐसा संसद में ऐसी बात आई थी कि भाई ये ड्रोन जो है, अडानी जी ने बहुत पहले ड्रोन का सामान ले लिया था, जिसको अडानी जी ने असेंबल किया। असेंबल करके पहले तो इन्होंने जो है
वो गांवों के अंदर, आबादी के अंदर नक्शे बनाने के अंदर, पट्टे देने के अंदर जो स्वामित्व योजना थी उसके अंदर सरकार के चेक दिए। उसके बाद में ये लखपति दीदी के नाम से 15,000 ड्रोन अभी इन्होंने अलॉट किए हैं, और वो इधर उधर कर लगा रहे हैं करके, फिर लखपति भी बना रहे हैं तो 3 लाख बना रहे हैं। ये कैसे लखपति बनेगी? तो इतने जो स्वयं सहायता केंद्र है, कहने का मतलब है कि ये जो एजेंडा है ना, कहीं कोऑपरेटिव का इंस्टीट्यूट बन रही है, कहीं स्वयं सहायता के नाम पे बन रही है, उनके कब्जे किनके हाथ में रहेंगे ये बन रही है। आम लोगों के लिए 5 किलो वाला वो 80 लाख वाली वो बजट में भी कहा है, वैसे 81.35 लाख है एग्जैक्ट डेटा संसद के जो मैंने सुने थे। अब ये 81 लाख लोगों को ये 5 किलो वाला दे करके इनको तो कर दिया फ्री। बाकी आप संगठन में रहो, संगठन की चाबी किनके हाथ में रहेगी ये एक चिंता का विषय है। संगठन बनाने के लिए कौन कैसे उसका क्राइटेरिया होगा वो एक विषय है। उनको बजट अलॉटमेंट के अंदर प्राथमिकताएं किन को रहेगी ये अपना विषय है। तो इस तरीके से क्या है कि ये देश का ढांचा कुछ चंद लोगों के हाथ में, प्राइवेट के हाथ में शिफ्ट होने की तरफ है। जो पैसा है जैसे का किस तरह से शिफ्ट होगा ये हमारे लिए आज के मंच का, क्योंकि बजट के मायने ही यही है कि कहां कहां पैसा खर्च होगा और वो पैसा किस किस को फायदा देगा और किस किस का उत्थान करेगा, ये एक अहम जो है वो है। हाँ 81 करोड़ ही है सुरेंद्र जी, आपने लिखा 81 लाख बोल दिया होगा, मैंने 81.35 करोड़ है, लाख बोल दिया होगा गलती से। तो अब मैं कुमार साहब आपको ले लूं, और आज मनीष जी भी जुड़े हुए हैं, बजट के ज्ञाता हैं, और भी कई मान साहब भी आ गए हैं, तो काफी एक्सपर्ट टीम हमारे साथ अटैच है। तो पवार साहब आप इन बातों को समअप करते हुए किस तरीके से सोचते हो दिशा और दशा, क्योंकि ये सरकार आएगी तो दिशा तो अपनी कर दी है, अब रुकती है तो दूसरे अब सरकार आएगी आगे, क्यों अंतरिम बजट है इसलिए। और एक लास्ट का बिंदु जो है उसको टच हमें ये करना है कि एक टीवी चैनल पे मैं बेस में सुन रहा था कि ये बजट तो आपको यूं ही फॉर्मली दिया गया है। मोदी जी अपने मुख से जो घोषणाएं करेंगे चुनाव की रैलियों में, वो कैबिनेट में आके अप्रूव करवा लेंगे तो वो बजट का हिस्सा ऑटोमेटिक हो जाती है। तो इसका मतलब है कि उस बजट का भी इंतजार करें, हो सकता है किसानों के लिए 8,000 12,000 की घोषणा हो जाए, और किन्हीं के लिए कोई घोषणा हो जाए। ये 300 बिजली वाली यूनिट की योजना 22 तारीख को वहां राम मंदिर के टाइम इन्होंने घोषणा कर दी थी मोदी जी, जो बजट में एंट्री आई है। इसका मतलब उनके द्वारा बोले गए शब्द जो है वो बजट का हिस्सा होंगे, ये भी हमें मानना चाहिए। ये जो अभी फरवरी और मार्च में जो चुनाव की रैलियां होगी इनके अंदर भी हमारा ग्रुप ध्यान रखेगा। इन सब बातों को लेकर के पवार साहब ओवर टू यू। सुवालाल जी हैं, काफी लोग हैं आज अच्छे, तो समय का ध्यान रख करके शॉर्ट में बड़ी संक्षेप में अपनी बातों को रखें ताकि अच्छी तरह से हम डिस्कस कर सकें। सभी ग्रुप के एक्सपर्ट लोग जुड़े हुए हैं आज। क्या पवार साहब सुन रहे हैं मुझे? आप माइक खोलो अपना। जी साहब, चौधरी साहब, माइक खुलने में ही थोड़ी दिक्कत हो रही थी, अब खोल लिया मैंने। चौधरी साहब, नट सेल में बात यह है कि जो ये बजट है इसमें करीब 6 लाख करोड़ रुपए डेवलपमेंट के लिए है। डेवलपमेंट, मैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट मानता हूँ। और जो जैसा आपने बताया भी था अभी यही है, 1,40,000 करोड़ रुपए इन्होंने कृषि के लिए प्रोविजन किया है। और मोटा मोटी ये है कि 26 करोड़ वर्कफोर्स जो हमारी 64 करोड़ की है पूरे देश की, उसमें से 26 करोड़ तो सीधे कृषि पे हैं और 8 करोड़ बच्चे इन किसानों के ही नालायक, मतलब जो बेरोजगार हैं। तो 34 करोड़ जो हमारा, मतलब 64 करोड़ में से 34 करोड़ वर्कफोर्स जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर है, जिसके लिए 1,40,000 करोड़ का प्रोविजन है। उसमें क्या हो पाएगा? सबसे बड़ी समस्या यही है कि सारा का सारा जो कुछ हो रहा है वो उद्योग को या इंडस्ट्रियलिस्ट को या इंडस्ट्री को केंद्र में रख करके ही हो रहा है। अब कृषि उद्योग में मानते नहीं, मतलब जिस देश का
वर्कफोर्स का 50% से ज्यादा 60% करीब जो है वो एक किसी काम में लगा हुआ हो, उसको उद्योग ही नहीं मानते, उसको इंडस्ट्री नहीं मानते, उसको उद्योग का दर्जा ही नहीं है, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं। और जैसा आपने कहा, एक तो यही था कि भाई चलो उद्योगों की तरफ को ले जा रहे हैं, वो दूसरी जो प्रोसेस आपने बताई वो सिंगोल वाली, और सिंगोल लेके जाएगा, सिंगोल का वो राष्ट्रपति वहां जब तक बोलेंगे सिंगोल वहां रहेगा, जब राष्ट्रपति चले जाएंगे तो सिंगोल उसे छोड़ाएगा। उसके बाद सिंगोल का नियंत्रण संसद के ऊपर हो गया। संसद पूरी की पूरी जो है सिंगोल, क्योंकि वो राजा महाराजा वाली व्यवस्था है, मनुवाद की व्यवस्था है, ये जो कुछ भी है उसके नियंत्रण में आ गई। अब इसमें कोई संशय किसी तरह का है नहीं कि ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो मनुवाद कह लो, ब्राह्मणवाद कह लो, अहम ब्रह्म कह लो, संघ कह लो, संघी कह लो, वो उसके साथ जो है वो थोड़े उद्योगपति और लगा लो, तो उस नियंत्रण में देने के लिए इन्होंने 100 साल प्रयास किया, और ये 100वें साल में उसमें मतलब देने में सफल हो गए। लेकिन 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 136 करोड़ जनता, उसको मूर्ख बनाना, वो एक कहावत है कि भाई थोड़े दिनों तक जो है बहुत बड़ी संख्या को बेवकूफ बनाया जा सकता है, और बहुत ज्यादा समय के लिए कम जनता को बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन बहुत बड़ी जनता को बहुत दिनों तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। वो चल रहा काम जो आप सब रोज देखते हैं डिजिटल मीडिया पे, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कह रहा मंदिर में मतलब बनने के बाद में अस्पताल की जरूरत नहीं है, और फिर वो जो कह रहा था उसी को अस्पताल में भर्ती करना पड़ गया। तो ये सब ऐसा नहीं है कि जो ये चाहेंगे वही सब होता रहेगा, या ये जो कुछ है, क्योंकि धर्म का प्रयोग करके समाज को नियंत्रण करने के लिए प्रयास 200-300 सालों से और लोगों ने भी किए हैं। यूरोप में भी हुआ, रूस में भी हुआ, तुर्क में भी हुआ, ये भी कर रहे हैं, ये भी धर्म के माध्यम से सोच रहे हैं कि भाई नियंत्रण होता रहेगा। लेकिन अल्टीमेटली तो समस्या वहीं आ जाती है कि हमारा जो युवा पीढ़ी है, जिसके लिए हम सब चिंतित हैं, आप भी चिंतित हैं, मैं भी चिंतित हूँ, हम पीढ़ी चिंतित तो 40 वर्ष तक कम आयु वर्ग के लिए ही है ना, और वो ही उसको जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक इफेक्टिवनेस नहीं आएगी। अभी जो बजट है, बजट को तो क्या है, कुछ नहीं है, बजट बजट नाम पर नाड़ी पना है। मतलब आप 40 लाख करोड़ का बजट है, उसमें से 6 लाख करोड़ रुपए विकास के लिए है, बाकी कहीं तनख्वाह देने के लिए है, कहीं पेंशन देने के लिए है, कहीं उधार चुकाने के लिए है, कहीं आपने जो कर्जे ले रखे हैं उनको देने के लिए है, और कर्जों से ही पैसा आता है, कर्जों में ही चला जाता है, या उसको कर्जा देने दुने वाले लोग हैं वो थोड़ा बहुत अपना उसमें मौज मारते हैं, सत्ता में रहते हैं, लाखों ठीक करोड़ों है, का मैं सूद पवार करते साहब फिर मैं आपके पास आऊंगा, बाकी हैं। साथियों को भी जी मैं जी ले लूं। जी अब मैं मनीष मनीष भारती जी कई दिनों से जुड़े हैं यूपी से। मनीष भारती जी, आप खेती कर रहे हैं, किसानों के हितैषी हैं, किसानों का इसमें कुछ क्या है क्या नहीं है, उस स्थिति पे अपना विश्लेषण रखो। मैंने अपनी टिप्पणियां की, जो भी थे डेटा आप लोगों के सामने रखे। क्या सोचते हैं हम बजट की दिशा? बजट तो अंतरिम है, लेकिन मान लो ये आएंगे, सरकार तो इन्होंने एक दिशा तो दे ही दी, हमें उस दिशा की तरफ बढ़ना है या किसी और की तरफ बढ़ने की बात है? क्या ये वास्तव में वो दिशा जा रही है, वो सही है? तो क्या हमें इस पे चिंतन रखना चाहिए, मनीष भारती जी? तो देखिए, मैं सच बात ये है कि जो मौजूदा सरकार है, अब इस सरकार को के जो काम है उनके बारे में चर्चा करना, इससे ज्यादा समय की बर्बादी अब कुछ रहे नहीं, मुझे अब धीरे धीरे लगने लगा। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन ना तो इनकी किसी आज तक की बात पे ये अपनी टिके, और ना ही इन्हें किसी तरह की शर्म आती है कि अगर ये किसी बात को कह रहे हैं और वो गलत साबित हो गई तो भाई कोई नैतिक बोध हो इनके अंदर। ना ही इन लोगों को इस बात से कोई सरोकार है कि लंबे समय में देश किस दिशा में जा रहा है। आज की तारीख में भारत एग्जैक्ट उस सिचुएशन में है जिस सिचुएशन में 1960-70 के दशक में पाकिस्तान था, जहां धीरे धीरे
जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट है, उन्होंने पाकिस्तान के फेडरल सिस्टम को करप्ट किया और अल्टीमेटली वो जुडिशरी पे हावी हो गए। हमारे यहाँ भी जो आज की स्थिति है वो ये है कि जो आरएसएस माइंडसेट के लोग हैं, जो रेडिकल हिंदूज हैं, उन्होंने उनका जो पूरा का पूरा एक जमघट है, उसने पहले तो इंस्टीट्यूशंस को कब्जा किया। आज की तारीख में हम यूनिवर्सिटीज के वीसीज का हाल देख लें और चीजों को देख लें। और अब जो सबसे खतरनाक है, जो अंतिम कील जिसे कहते हैं ना, ताबूत में अंतिम कील, वो होती है न्याय व्यवस्था पे कब्जा। यानी कि आपको जो किताब में न्याय व्यवस्था है, जो आधार है न्याय का, उस आधार पे ना दे के आपकी क्या इच्छा है उस आधार पे आप दे रहे हैं। तो ये जो ट्रेंड आया है पिछले 2-3 सालों से और जिस तरह से हमने देखा है, तो अब ये जो सब चीजें हैं, इनका कोई मतलब मायने रह नहीं गया है। ये बजट में 1 लाख करोड़ कहते हैं, ये 10 लाख करोड़ कहते हैं, अल्टीमेटली खर्च कितना होगा? अभी हाल ही में जो डेटा इन्होंने जारी किया है, पिछले साल जो बजट में कृषि पे अलॉटमेंट किया था, उसमें से कितना मेरे ख्याल से 1 लाख करोड़ से ऊपर तो वो खर्च ही नहीं हुआ इनका पिछले 4-5 साल में। तो घोषणाएं ये क्या कर रहे हैं, ये एलोकेशन क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली ये करेंगे क्या? तो इस सरकार की किसी भी नीति को आज की तारीख में देखना, उसके ऊपर बात करना, अब ये लड़ाई यहाँ की रह नहीं गई है। लेकिन फिर भी हम लोग इस जिम्मेदारी से भी नहीं बच सकते कि साहब सरकार जो कर रही है उसकी विवेचना तो करनी ही पड़ेगी। कुल मिला के ये जो बजट इन्होंने इस बार दिया है, इस बजट को इन्होंने बजट की अहमियत को पिछले 9-10 सालों में धीरे धीरे खत्म किया है आम आदमी की नजर में। उसको उसको सिर्फ एक इवेंट बना दिया है कि साहब लैपटॉप नहीं लाएंगे, बही खाता, ब्रीफ केस नहीं लाएंगे, बही खाता लाएंगे। ये बजट की उपलब्धि थी कि सीतारमन जी जो हैं वो लैपटॉप से बजट नहीं पेश करेंगी, वो बही खाते से बजट पेश करेंगी। तो जो सरकार की जो मानसिकता है वो ये इसको लगेगा लोगों को कि यार ये कुछ नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि ये मानसिकता है। वो ये चाहते हैं लोगों को बताना कि बस आप देखो, आप इसको समझो मत, बजट में एलोकेशन क्या है आप समझो मत। ड्रोन का जहां तक सवाल है, इन्होंने महिलाओं के लिए एक ये झुंझुना बना दिया है। ये बिल्कुल सही बात है। पिछले 4-5 सालों से लगातार ये खबरें थी कि बहुत बड़े पैमाने पे अडानी ग्रुप ने जो है वो चाइना के साथ टाई अप करके हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टर है या असेंबलिंग यूनिट है वो अडानी के पास है। तो निश्चित तौर पे उसके लिए इन्हें एक रास्ता चाहिए। एक काम किसान तो 5 लाख का 7 लाख रुपए का ड्रोन खरीदेगा नहीं, तो इन्होंने समूह के हिसाब से बना दिया। जब वो आसमान में, आप इसको समझिए कि उसकी टाइमिंग क्या है, ठीक चुनाव से पहले ये टाइमिंग है और आप देखोगे कि मई से पहले पहले, क्योंकि चुनाव भी ये मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में करा देंगे। इनका मार्च में स्कूलों में सभी लोगों को इन्होंने कह दिया है, गाइडेंस दे दी है कि मार्च में एग्जाम खत्म करने और अप्रैल में ये किसी भी हालत में चुनाव कराने की स्थिति में है। और ये जब आप एक ड्रोन उड़ेगा और आप समझिए कि वो ब्लॉक में अगर 5-7 ड्रोन उड़ गए, तो वो जो ड्रोन उड़ेगा उसका जो ग्लैमर पैदा होगा, आप उसको कैसे काउंटर करेंगे? विपक्ष उसको कैसे काउंटर करेगा? वो तो आधुनिक भारत का सपना हो गया ना कि ड्रोन उड़ रहा है आपके खेतों में, वो से स्प्रे कर रहा है, वो काम करे या ना करे। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ उसका एक छोटा सा। जब गुजरात का चुनाव था तो मोदी जी ने एक चार्टर प्लेन पाकिस्तान से आया और वो गुजरात में समुद्र में तैरा दिया उसको। वो जो वो कौन सा वो प्लेन जो वो पानी में उड़ता है और पानी में लैंड करता है, तो वो उन्हें करना थोड़ी था। वो तो सिर्फ चुनाव के टाइम पे बताना था कि देखो हम कितने आधुनिक हो गए, मोदी तो विकास के पर्याय बन गए। तो ये जो एक मानसिकता है इनकी, और इससे इन्हें फायदा मिल रहा है। हमारे जो यंगस्टर हैं, जो नई उम्र के बच्चे हैं, वो इन सब चीजों से कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं और उनको लगता है कि भाई मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। उनकी धार्मिक जो कुंठा है उसको भी वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि मुसलमानों का इन्होंने बिड़ौत बांध दिया। तो अब आप मजे की बात देखें कि हमारे यहाँ ओबीसी के आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी का अभी इन्होंने अध्यादेश जारी कर दिया, एसटी एससी ओबीसी की अगर खाली है तो पद है तो उसके ऊपर अब उन्होंने एक तरीके से उसको बाईपास कर दिया। पर हमारी ओबीसी के लड़के, एसटी एससी के लड़के कह रहे हैं कि आरक्षण तो अभिशाप है हमारे लिए, आरक्षण तो हमें चाहिए ही नहीं। तो अल्टीमेटली जो लड़ाई लड़ने वाले योद्धा हैं उनके दिमाग को कुंठित कर दिया इन्होंने। धर्म की अफीम, कहीं कुछ फॉल्स प्रोपेगेंडा, मीडिया में आपके पास जगह नहीं। तो बजट में इन्होंने, पिछले साल भी बजट को इन्होंने ऐसे ही किया था
और इस साल तो लिटरली इन्होंने पूरे देश को ये कह दिया है कि तुम लोग भाड़ में जाओ, ना हम किसी इनकम टैक्स की रिबेट किसी को देने वाले हैं, ना हम कोई प्रोग्रेसिव बजट देने वाले हैं, ना हम किसी को लेखा जोखा देने वाले हैं। कितने करोड़ का हमने लोन ले लिया, 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का लोन हमारे पास आ गया, उसको हम कैसे रीपे करेंगे उसका कोई प्लान नहीं है। तो अल्टीमेटली इन्होंने किया ये है कि बजट और बजट के प्रावधान उनको मजाक बना दिया। इनको मोदी जी को अचानक रात को सपने में याद आया, अरे भाई रेलवे को बजट दे दो, कुछ भर्तियां खुल जाएंगी, बोल दिया। देना ना देना वो कोई जरूरी थोड़ी है। तो इन्होंने पिछले 9 सालों में जो मोदी जी की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, मैं थोड़ा वो सा ये इंटरवेन है कर कि रहा हूँ इन्होंने आपको। बजट को बेईमानी कर दिया है। मैं इंटरवेन बजट कर दूं बेईमानी मनीष जी हो चुका आपको है। कि जी एक जी बिल पास किया इन्होंने पोस्ट ऑफिस के नाम से, पिछला मुझे याद आ गया इसलिए शेयर कर दूं आपसे बीच में। पोस्ट ऑफिस के नाम जी से बिल शेयर किया तो एक सांसद बोला कि जी वो दक्षिण का मंदिर है ना, कौन सा, तिरुपति बालाजी का प्रसाद ड्रोन हाँ से हम यहाँ ला करके हाँ बांट देंगे, दिल्ली में आ जाएगा। हाँ तो मेरे फिर हाँ शंका गई कि ये ब्लैक मनी यदि कहीं से आएगी तो ये जी पानी जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन चुनाव में ड्रोन मनी ब्लैक मनी ट्रांसफर करने में ये अच्छा सा यूटिलाइज ड्रोन हो सकता है, अच्छा है, ये कुछ काम आएगा, किसी के भी हाँ, काम कोई आए। पकड़ेगा भी लेकिन नहीं, कोई जाएगा भी नहीं, छत से उड़ेगा, छत ड्रोन पे पहुंचेगा। ड्रोन घूमता रहेगा क्यों। पोस्ट ऑफिस वालों में इन्होंने ये कहा, बिल था ना, तो वहां संसद में बहस में सुनता हूँ पूरी एक एक लाइन, तो ये कहा यार ये तुम जी चेक करने वाला ये सेक्शन 9 कोई डाला इन्होंने कि तुम इसको खोल के सिक्योरिटी के हाँ नाम से तुम खोलोगे, फिर इसको चेक करोगे, फिर वापस पे करोगे, तो यार ये तो हमारी डाक को क्यों खोल रहे होगे। इन्होंने कहा कोई तस्करी कर लेगा, वो कर लेगा। तब मेरे हाँ दिमाग घूमा कि ये इनकी पोटलियां तो खोल लेंगे, इनकी पोटलियां ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस देश के अंदर जो सब भी होगा, हम इस देश के नागरिक हैं, अब थोड़ा बहुत हम हाँ इसमें चिंता ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मान साहब जुड़े हुए हैं, वो डेटाबेस अपनी बात करेंगे, तो मान साहब अपनी बात को विद डेटा रखिए, संक्षेप में अपनी बात को रख दें ताकि और साथी भी ले लें। हाँ जी, नमस्ते सभी को। ऐसा जैसे डेटा की बात तो यही है कि पिछली साल हमारा जो बजट था 45.03 लाख करोड़। इस बार जिन्होंने जो इंटरिम बजट दिया उसमें थोड़े से, जैसे हमें डीए का किस्तें देते हैं, जो भी महंगाई बढ़ती है, तो उसको जोड़ते हुए 3% और बढ़ा के इन्होंने इस बार 47 जो है 47.5 लाख करोड़ का पूरा फुल बजट दे दिया है। तो इस बजट में मुख्य बात है कि उन्होंने जो भी बातें की हैं उसमें, हालांकि खेती के लिए इन्होंने जो आरी रिवाइज बजट किया था उसमें कुछ बढ़ाया है, और पिछली बार जो इन्होंने सरेंडर किया था 1 लाख करोड़ ग्रांट नंबर 1 और 2 में, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया बजट, वो उसके बारे में नहीं बता करके उन्होंने इसको रिवाइज बजट में डालने की कोशिश की है। और इस बार भी कृषि में जैसे पिछली बार 1.25 लाख करोड़ था, अब उसको उन्होंने 2.22 लाख करोड़ का प्रोविजन किया है। अच्छा, जैसे कहा उसमें कैपिटल के लिए इन्होंने 11 लाख करोड़ 11.11 लाख करोड़ का प्रोविजन किया है जैसे, लेकिन मूल रूप में उसमें भी कुछ चीजें जो कैसे आएगा वो तो उन्हें गोल्ड बॉन्ड जारी करेंगे, सरकार बॉन्ड बेचेगी तो उससे जुटाएगी, कुछ इन्होंने उधार लेगी जैसे लेती रहती है। तो ये पिछली साल से हालांकि कम लिया है इन्होंने। पिछली बार तो उन्होंने 17 लाख करोड़ जो है उधार लिया था, और डिफिसिट था बजट अपना। इस बार उसको कम करने की कोशिश की है, लेकिन ये तो क्योंकि आंकड़े आगे जब असली बजट आएगा तब पता चलेगा, और एक्चुअल जो खर्चा आएगा पिछले साल का वो अभी पता नहीं चला है, उसी का भी हम विश्लेषण करें तो पता चलता है कि इन्होंने सिर्फ बातें ज्यादा की कि हम, जैसे प्रधानमंत्री अपनी मन की बात में कहते थे हम किसान, महिला, बेरोजगार, इनकी बात करते हैं। तो 4 चीजें यही उन्होंने, सीतारमण ने चालू की कि हमारा किसान, गरीब और बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमारा फोकस रहा है। जबकि कौन सी बेरोजगारी, आज तक तो कोई बेरोजगारी इन्होंने मिटाई नहीं। रोजगार कितने दिए हैं वास्तव में। तो जब पहले एक बार देखा गया कि मान लो किसी आदमी का किसी डिपार्टमेंट प्रमोशन होता है, आदमी क्लास 4 से क्लास 2 में प्रमोट हो गया उसी पोस्ट मतलब उसी डिपार्टमेंट में,
तो उसका एक ऑफिस ऑर्डर निकलता है कि सो एंड सो इज प्रमोटेड टू दैट पोस्ट, तो उसको एक ही नई भर्ती मान लेते हैं कि क्लास 2 में इतने आदमी बढ़ गए। तो ये कोई बेरोजगारी का तो इसमें तो एक तरह से खिलौना बना दिया इन्होंने। तो आंकड़ों की जो जादूगरी करने में तो वैसे लगता है मोदी जी माहिर हैं। तो इस माहिरता को देखते हुए हम तो यही कह सकते हैं कि बजट में आंकड़ों का खेल ज्यादा है और वास्तव में कुछ नहीं दिया है इन्होंने। कोई इस बार कुछ नहीं चेंज किया, नहीं किसी टैक्स में, नहीं कोई सेल टैक्स हो या कोई किसी तरह का इनकम टैक्स हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, किसी चीज में कोई कुछ परिवर्तन नहीं किया, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि तो आंकड़े दिखाने के लिए है कि हमने पहले से बहुत ज्यादा कर दिया है। एक तरह से जितने भी थे इनके जितने भाषण हुए तो उसमें हमने रेलवे को बताया कि इन्होंने 2 पॉइंट रेलवे के लिए दिया इन्होंने 2.55 लाख करोड़। तो पिछली बार से 5% बढ़ा है, कोई ज्यादा बढ़ा ही नहीं। और रेलवे तो उसमें इतने इन्होंने घोषणाएं कर दी कि 3 नए रेलवे के कॉरिडोर बनेंगे, गति शक्ति रेलवे इतनी रेलियां गाड़ियां चलेंगी, इतने हमने रोड गेज को पूरा कर दिया, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया। तो खर्चा तो उसका हो रहा है लेकिन बजट तो कोई खास नहीं बढ़ा है इसका। देखा जाए इतना बड़ा रेलवे डिपार्टमेंट है जिसका पहले अलग से बजट आता था जो इससे ज्यादा ही होता था कि उसको मिक्स करके इसमें, हालांकि इन्होंने जो 16 बताए जैसे चौधरी साहब ने, कई डिपार्टमेंटों को मिला के रेलवे को भी उसमें मिक्स कर दिया। तो कुछ चीजें आपस में, हाँ जी, ये मान साहब बात आ गई, बात आपकी थी, यही मैं कहना इसमें जोड़ना चाह रहा था। बेसिकली क्या है कि गति शक्ति के नाम से 16 डिपार्टमेंट का इन्होंने अम्ब्रेला बना दिया। हाँ हाँ, अब इसका इसमें डालो, इसका इसमें डालो, कोई पूछने वाला नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से जैसे 11.11 ये कैपिटल है, रेवेन्यू है, अब कैपिटल मान भी ले, मान लो तो ये 16 डिपार्टमेंटों में इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी शामिल है। यानी कोई जोड़ मिला ही नहीं सके, भारत का नागरिक क्या सीएजी नहीं मिला सके, ऐसा झमेला खड़ा कर दिया बजट के मामले में कि अब आप किसी भी डिपार्टमेंट को आप 15-16 डिपार्टमेंटों को एक जगह लागे, उनका जिनका पैसा खर्च हो रहा है इधर से उधर कर दो, करने कोई पूछने वाला ही नहीं, इधर कम पड़ रहे हैं इधर दे दो। पहले ये वैसी व्यवस्था नहीं थी, पहले एक सिस्टम था, रेलवे का बजट भी बिल्कुल अपने आप में अलग था। फिर बजट के सिवाय अब तो सारा गालमाल है, इसलिए बजट के मामले में बात हम कोई बहुत ज्यादा करें। उन्होंने वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री का नाम लिया 42 बार, तो और टैक्स का नाम 1000 बार ले लिया, लेकिन उसमें टैक्स में कोई ये तो बताया नहीं हमने कितना टैक्स कम किया या कहीं ज्यादा भी किया, उसके बारे में कम ज्यादा का जिक्र नहीं किया, बस टैक्स करती रही जो कई बार। और प्रधानमंत्री ठीक है, सुवालाल जी के पास मैं जाऊं। सुवालाल जी, मैं आपसे अपेक्षा ये कर रहा हूं, रिसर्च एंड इनोवेशन के मामले में बजट में बड़ी बात कही है, और आज पिछले सेशन में नहीं, शायद पिछले सेशन की बात है, उसके अंदर नेशनल रिसर्च फंड के नाम से इन्होंने एक फंड बनाया। ये कॉर्पस फंड एक अलग 1 लाख करोड़ का बनाया, जिसमें इन्होंने कहा कि 50 साल तक हम इंटरेस्ट फ्री लोन दे देंगे। अब आप क्योंकि कॉलेज के प्रोफेसर हैं और यूनिवर्सिटी में हैं, तो मैं इसमें ये चाह रहा हूं कि ये रिसर्च का फंड जो बना है वो प्राइवेट को दिया गया है, तो आप लोग जो पीएचडी करवाओगे, क्या उस पीएचडी वाला वहां धंधा कम हो गया, या उसको मतलब हाँ कोई मतलब नहीं, आपसे रिकमेंड करवा लेंगे या थोड़ी बहुत जो भी फॉर्मेलिटी होगी वो करवाएंगे, फिर इनको यहाँ इंडस्ट्री में ला करके इनको जो है पीएचडी की डिग्री जो है, इनोवेशन करना है तो यहाँ करो, रिसर्च करना है तो यहाँ करो। और इस फंड का उपयोग 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री है, तो ये जो पीएचडी करने वाले बच्चों को देंगे या क्या करेंगे, ये तो मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन आपके ध्यान में हो तो हमारे इस मंच से शेयर करें। तो सुवालाल जी, और भी इसमें कई बातें जो हमने रखी है, उसके ऊपर आपका जो भी चिंतन हो, आप अपना बात को रखिए। सुवालाल जी, ओवर टू। हाँ, थैंक यू हनुमान राम जी। देखिए, ऐसा है कि जो आपने बताया कि रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए 1 लाख करोड़ का जो एक तरीके से कॉर्पस फंड रखा है, देखिए इस फंड से ये है कि ये कोई गवर्नमेंट तो नहीं करेगी एक्सपेंडिचर या इन्वेस्ट, ये गवर्नमेंट का फंड नहीं है। गवर्नमेंट तो सिर्फ एक कॉरपोरेट से ही ये पूरा फंड को बनाएगी।
तो कुल मिला के ये है कि हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशन है उनमें चाहे वो रिसर्च हो, चाहे कोई इनोवेशन हो या कोई टेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हो, वो सब अब एक कॉरपोरेट या इंडस्ट्री है वो या मैनेजमेंट के जो बॉडीज है बिजनेस की वो ही चलाएंगे। देखिए पहले भी ये हो रहा था कि इस जो ये फंड बनाया है 1 लाख करोड़ का, इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले यूनियन गवर्नमेंट का ये टारगेट था कि जो भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन है उनमें अगर कोई प्राइवेट या कोई कॉरपोरेट अगर वो वहाँ पर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो गवर्नमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाएगी। ये था अभी तक का तो। और अब जो ये 1 लाख करोड़ रुपए का जो ये फंड रखा है वो अब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से भी गुड बाय बोल दी है कि हम अब कोई लैंड भी नहीं देंगे, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे कॉरपोरेट या प्राइवेट को। जिस यूनिवर्सिटी या जिस इंस्टीट्यूशन में या जो इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी किसी कॉरपोरेट या कोई प्राइवेट कंपनी से कोई टाई अप करती है, एमओयू करती है, तो उसी एमओयू टाई अप में यही लिखा हुआ होगा कि भाई आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार की तरफ न देखे और आप इसे कॉरपोरेट फंड जो है 1 लाख करोड़ का उससे ही आप लोन ले लीजिएगा। बस ये लोन इंटरेस्ट फ्री करने का ही सरकार ने एक थोड़ी सी अपना जो होती है ना कि अपना एक हेल्प करने का है, बस वो किया है। अब टोटल ये होगा कि अभी सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अब सरकारी या यूजीसी या मिनिस्ट्री नहीं करेगी, ना कोई रिक्वायरमेंट भी अब करेगी और ना ही कोई रिसर्च इनोवेशन के लिए कोई सरकार खर्च करेगी। अब ये सारा कॉर्पस फंड के रूप में ही इंस्टीट्यूशन और हायर एजुकेशन के जो भी यूनिवर्सिटी वगैरह है वो खुद ही। मैं यहाँ सवाल खड़ा कर रहा हूँ आपको प्रोफेसर साहब, आपके पास पीएचडी के स्टूडेंट हैं, आप भी ले रहे हैं, तो उनको कैसे आप कर रहे हो कि कैसे करेंगे? पीएचडी के जो भी हैं उसमें आपके वहां पे हैं स्टूडेंट, उनका मालिक कौन? यूनिवर्सिटी आउट हो गई एक, और साथ में ये भी ध्यान रखो बाहर की यूनिवर्सिटी भी यहाँ आ रही है, बाहर की यूनिवर्सिटी है, भारत की यूनिवर्सिटी है, इनसे इन्होंने पल्ला झाड़ा है, ये कॉर्पोरेट फंड किया है, लेकिन स्टूडेंट जो भी पीएचडी में है या रिसर्च कर रहे हैं या ये इनोवेशन कर रहे हैं, उनका क्या भविष्य है और उनका मालिक कौन है? देखिए ऐसा है कि अभी देखिए सभी यूनिवर्सिटीज को पहले से ही लेटर या सर्कुलेशन कर दिया गया है, ऑर्डर आ चुका है कि यूनिवर्सिटी अधिक से अधिक लेवल पर कॉरपोरेट इंडस्ट्री साइंटिफिक जो बॉडीज है उनके साथ एमओयू करो, टाई अप करो, रिसर्च के लिए करो। ये पहले से ही आ चुका है नोटिफिकेशन। और अब जो आप बता रहे हो अगर कोई डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में अगर कोई रिसर्च हो रहा है, उसका जो फंड होगा, जरूरत होगी लैब के लिए, तो अब आप कोई इंडस्ट्री से या कोई साइंटिफिक बॉडी हो, चाहे वो प्राइवेट ही हो चाहे सरकारी हो, उनके साथ आप टाई अप करिए। अब आप यूनिवर्सिटी कोई फंड नहीं देगी, ना ही यूनिवर्सिटी को यूजीसी भी फंड नहीं देगी, और यूजीसी को भी मिनिस्ट्री से इस बार बजट में 61% कट ऑफ कर दिया गया है, कटौती की गई है 61%। ओनली 2,500 करोड़ रुपए दिया गया है यूजीसी को सारी यूनिवर्सिटीज। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अब जो रिसर्च और इनोवेशन के रूप में जो रिसर्च स्कॉलर है या जो रिसर्च कर रहे हैं, वो अब प्राइवेट सेक्टर या बिजनेस या कोई और इंडस्ट्री के साथ टाई अप करना होगा और उन्हीं से ही आपको फंड लेना होगा। और ये जो कॉर्पस फंड बनाया गया वो इसलिए बनाया गया है कि कॉर्पोरेट और यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन है वो दोनों ही एमओयू के अंडर में इस कॉर्पस फंड से लोन पैसा ले सके और रिसर्च कर सके। अब यहाँ गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, पूरा आत्मनिर्भर हो चुका है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये बात तो ठीक है, लेकिन आपका भविष्य क्या है? जितने बड़े कैंपस है, मैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में गया था तो मैं देखता ही रह गया,
बहुत बड़े बड़े कैंपस हैं यूनिवर्सिटीज के पास में, उनका इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका इतना स्टाफ है। इधर यूथ को तो चलो आपने आपके पास जाए या इंडस्ट्री के पास चले गए, फंड उनको दे दिया तो वो वहां चले गए, तो इनका क्या भविष्य है? इनको धीरे धीरे उनको हैंड ओवर करेंगे, या जो बाहर की यूनिवर्सिटी भी तो आ रही है ना, वो भी तो कुछ अपना दखल करेगी, क्योंकि जे अनुसंधान का नारा मोदी जी ने दिया, इसलिए मैं बार बार इसको कर रहा हूं। इस पे मैं सभी के व्यू, मनीष जी से और लेऊंगा मैं व्यू, कि ये बहुत बड़ी बात है यूथ के भविष्य के लिए। आप स्किल रीस्किल के मामले में जाते जाते यदि आप अनुसंधान में जा रहे हैं रिसर्च के लिए, तो फंड तो हमारा 0.7 का ऐसा % है, बाकी जगह 2.5% 3% का है इंटरनेशनल। लेकिन इस मामले में यूनिवर्सिटी जो एस्टेब्लिश है उनका क्या भविष्य है, वो क्या सोचते हैं आप? देखिए ऐसा है, हाँ एक मिनट मनीष जी आप कह रहे हैं कि आप हाँ चलो मनीष जी को कहने दो, फिर सुवालाल जी आप इंटरवेन करना, पहले मनीष जी से ले लेता हूँ, फिर आप इसके ऊपर अपने बात को फाइनलाइज करना। मनीष जी आप बोलिए। नहीं, मुझे ये लगता है हनुमान राम जी के ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये एग्जैक्टली वो कॉन्सेप्ट है जो यूरोप में है। यूरोप में मतलब नॉट एग्जैक्टली यूरोप बल्कि अमेरिका का जो R&D का जो पैटर्न है, जैसे नासा है, चाहे वो नासा है या और कोई इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप रहती है। और जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उन यूनिवर्सिटीज में भी ये सेम तरीके का पैटर्न वहाँ पे है। तो ये इन्होंने कुछ नहीं किया है, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि बीजेपी पूंजीवाद की समर्थक है। तो इसलिए जो पूंजीवादी व्यवस्थाएं हैं दुनिया में, उन व्यवस्थाओं के आधार पे ये मूलभूत परिवर्तन हमारे यहाँ कर रहे हैं। अब बच्चों की चाहे वो स्कॉलरशिप हो, चाहे वो बच्चों का PhD रिसर्च हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस के रिसर्च हो, आप ये देखिए कि लगातार जो जैसे IIFSR है या और इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे मेरठ में तो हमारे यहाँ कई सारे इंस्टीट्यूट हैं इस तरह के, तो वहाँ पे जो रिसर्च वर्क हुआ है वो अब किसी को फ्री में उपलब्ध नहीं है। अगर कोई किसान जाए तो वो डॉक्टर अपने जबानी तौर पे जो कहते वो तो कहते, वो तो बात अलग है, लेकिन मान लीजिए कि अगर वो कोई प्रोडक्ट या कोई प्रौद्योगिकी लेना चाहता है तो उसके बाकायदा उनका रेट कार्ड है कि इतने रुपये में हम आपको देंगे तब आप इसको ले सकते हैं। तो ये इन्होंने शुरुआत में तो ये कर ही दिया है। अब होना ये है कि जो एजुकेशनल पैटर्न है आज की तारीख में, जो कन्हैया कुमार बहुत जोर जोर से कहता है, वो उसकी बात सच होने वाली है कि अभी गरीब आदमी का बच्चा जो बिल्कुल समाज के निचले स्तर से आता है लेकिन होनहार है, पढ़ाई में अच्छा है, वो PhD स्कॉलर बन जाता है। आने वाले 2-4-5 साल में आप ये देखेंगे कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो निचले समाज के निचले तबके से जो बच्चे आएंगे, वो PhD जैसी चीज कर ही नहीं पाएंगे, उनके सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। अभी भी आप ये देखें कि जो CPMT है, जो नहीं मनीष जी मेरी बात 6 गुना 10 गुना फीस। मनीष जी मेरी बात सुनिए आप, मैं आपको इंटरवेन कर रहा हूँ, फिर सुवालाल जी इसको अपने फाइनलाइज करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि इंडस्ट्री को लेबर चाहिए, ट्रेंड लेबर। आपको उसमें क्या, आप PhD ये यूनिवर्सिटी वाले ये साइड में हो गए, प्रोफेसर वगैरह कोने में बिठा दिया इनको, इंफ्रास्ट्रक्चर इनको जो MOU में जो होगा जैसा देखा जाएगा, उस स्टूडेंट को उससे इंडस्ट्री में भेज दिया जाएगा, तो फ्री की लेबर मिल गई ना उसको, तो उनको कहाँ प्रॉब्लम आ गई? यार जो लोन है 1 लाख करोड़ का जो कॉर्पोरेट फंड है, नहीं ये आप बिल्कुल वही कह रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। फर्क ये है कि आप उसको दूसरे ढंग से कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा जो इन्होंने जो किया है सिस्टम, ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जो उद्योगपति की व्यवस्था है, उसके अनुरूप कर रहे हैं ये। अभी तक हमारे यहाँ जो सिस्टम था, जो सोशलिस्ट सिस्टम था, इसमें सरकार अपने यहाँ ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करती थी और वो ह्यूमन रिसोर्स किसी का बंद नहीं होता था, वो सरकार की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में भी जाता था, प्राइवेट में भी जाता था। मैं मनीष जी आपको रोक रहा हूँ, आने वाले टाइम में उसके लिए एक ही रास्ता बचेगा, प्राइवेटाइजेशन, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। सोनाल जी अब आप इसको फाइनलाइज करिएगा, हमने जो चिंतन खड़ा किया उसमें आपका क्या इनपुट है? देखिए गवर्नमेंट ये इशारा कर रही है और ये करने जा रही है कि अब जो हायर एजुकेशन की जो इंस्टीट्यूशन है, इनमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, टीचर या नॉन
टीचिंग है उनको सैलरी अलाउंसेज या पेंशन जो भी है वो ही देगी, बाकी और कुछ भी नहीं देने का मन बना लिया है और तैयारी कर ली, और इस बजट से ये स्पष्ट भी दिख रहा है। अब कोई यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन को डेली जो चलेगा उसकी जो इंटरनल मैनेज करने का, ऑफिस मैनेज का है, या जो भी एकेडमिक या रिसर्च का जो भी वर्क होगा वो यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर ही करे, चाहे वो कहीं से उधार ले या कहीं से टाई अप करे, एमओयू करे, यही होगा। अब केंद्र सरकार है वो कुछ भी नहीं देगी, सिर्फ सैलरी पेंशन अलाउंसेज के अलावा और कुछ नहीं देगी। और ये भी है कि अगर ये सरकार दोबारा आ जाती है, तीसरी बार आ जाती है इस बार, तो ये सोचिए कि यूनिवर्सिटीज को अब सैलरी अलाउंसेज पेंशन भी खुद को ही अरेंज करना होगा आने वाले समय से। ये एक तरीके से इशारा है, बिल्कुल गाइडलाइन तरीके से दिया है फ्यूचर में कि आप अपना सेल्फ फाइनेंस करिए, और आपको रिक्वायरमेंट करना तो सेल्फ फाइनेंस करिए। तो यही ठीक है सुवालाल जी। अब मैं फूल कुमार जी हैं, वो फ्रांस में जो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, फ्रांस से हैं वो। फूल कुमार जी, हमने आज जो डिस्कशन किया वो आपने सुना, आपके वहां की व्यवस्था का हमारी व्यवस्था हमने आपको कन्वे कर दी क्या है। अब इस स्थिति में हमारे बच्चे यदि बाहर जाके रिसर्च करे, या तो पीछा छुड़ाए इनसे, जब ऐसे है ही नहीं तो थोड़ा सस्ता कहीं भी रिसर्च होती हो, या तो वो लाइन पकड़े, या यहाँ जो है इन्होंने इंडस्ट्री को सौंप दिया सारा धन और पैसा सारा कुछ। तो उसमें आप अपने हिसाब से टिप्पणी दीजिए कि वैसे क्या तो फ्रांस का कंसेप्ट है, और क्या हम यहाँ कुछ नया कर सकते हैं जो लोगों को कोई बात कह सके। फूल कुमार जी। हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आज तो काफ़ी दिनों बाद मनीष भारती भाई साहब को भी सुना, काफ़ी दिनों बाद मिले। सुवालाल भाई हैं, आप हैं, वीरेंद्र सर हैं, पवार सर हैं, काफ़ी अच्छा इनपुट है आप सभी का। तो क्योंकि स्पेसिफिकली आप लोग यहाँ फ्रांस के बारे में जानना चाह रहे हो, और वैसे भी ये बजट का टॉपिक ज़्यादा इकोनॉमी का है, तो मेरा उसमें खैर एक्सपर्टीज तो नहीं है, पर हाँ यहाँ जो है फ्रांस में अभी जो डिस्कशन हुआ है उससे रिलेटेड क्या है वो 2-4 पॉइंट मैं बता सकता हूँ। एक तो देखें प्राइवेट का और गवर्नमेंट का यहाँ पे एक क्लियर बॉर्डर है। जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर तो फ्रांस का वर्ल्ड में वो है कि जो यूएसए ने भी वहाँ पे भी यही कॉपी हो रखा, सारे हर जगह यही कॉपी हो रखा है। और हेल्थ केयर सेक्टर में प्राइवेट यहाँ पे नहीं चलता। यहाँ पे प्राइवेट उस हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं चलता जैसे हमारे यहाँ चलता है। यहाँ पे इसका सिर्फ और सिर्फ अगर प्राइवेट है भी तो वो गवर्नमेंट का कंट्रोल है उसके ऊपर, क्योंकि प्राइवेट वाले को भी चलना गवर्नमेंट की पॉलिसी से है, जिसके अंदर की 0 से 25 साल तक सबको फ्री इलाज देना है, 55 से ऊपर वाले को भी फ्री इलाज देना है, थोड़ा सा डिस्काउंट उसमें 10-20% का कॉस्ट उसको देना पड़ता है। जो सारा बोझ हेल्थ केयर में पैसा निकालने का है वो 25 से 55 वाली जो एज ग्रुप है इसके ऊपर है। इसमें भी हमारा बाय डिफॉल्ट जो है 70% हमारा कॉस्ट लगता है, 30% इसमें भी 25 से 55 वाले ग्रुप में भी गवर्नमेंट देती है। इसके अलावा अगर आपका जो इंश्योरेंस है वो है तो फिर वो पूरा सिस्टम आपका उसी पैटर्न से चलेगा। लेकिन यहाँ जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल है, ना तो कोई फार्मेसी ना कोई डॉक्टर एक जो गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड रेट है उससे फालतू फीस चार्ज नहीं कर सकता, चाहे कोई छोटा इलाज करना है चाहे कोई बड़े से बड़ा ऑपरेशन करना है, पहली बात। दूसरा एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर जो है पूरे का पूरा यहाँ नेशनल एजेंसी है, CNRS उसको बोलते हैं। पूरा जो रिसर्च है वो गवर्नमेंट एजेंसी कंट्रोल करती है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, सिर्फ जो प्राइवेट हैं वो भी अपना फंड वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के हिसाब से काफ़ी सारा गवर्नमेंट से लेते हैं। बाकी वो कोई प्राइवेट कंपनी कोई रिसर्च के हिसाब से किसी यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करके काम करती है तो वो करती है। लेकिन रिसर्च जो है ना 80% गवर्नमेंट के कंट्रोल की है और गवर्नमेंट के ही इंस्टीट्यूशन चलाते हैं। CNRS की बॉडी है जो सारी यूनिवर्सिटीज को फंड एलोकेट करती है। तो वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम, वो सारा का सारा ऐसा नहीं है यहाँ पे कि पूरा कुछ जैसे अपने इंडिया में ये करने जा रहे हैं वो वाला सिस्टम। और ये तो बिल्कुल भी नहीं है जैसे अब कह दिया गया है कि भाई यूनिवर्सिटी अपनी सैलरी अपना रेवेन्यू जो है खुद अरेंज करो, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ हर यूनिवर्सिटी को बाकायदा गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी है वो 100% गवर्नमेंट की ही है।
उसको ये नहीं है कि भैया वो गवर्नमेंट की होते हुए भी उसको कहीं प्राइवेट से जा करके अपना फंड अरेंज करना, जैसे अभी इंडिया में होने जा रहा है। तो ये आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग चीजें हो रही हैं जो भी वहां पे हो रही हैं। और कैपिटलिज्म यहाँ वाला भी कॉपी नहीं कर रहे हैं, ये कैपिटलिज्म कॉपी कर रहे हैं मनुवाद वाला। मनुवाद वाला ये है कि जैसे अभी आई थिंक पता नहीं सुवालाल जी ने या मुनीष जी ने कही थी कि गरीबों को जो है पीएचडी करने को नहीं मिलेगी। गरीबों में भी उनको नहीं मिलेगी जो SC ST OBC के हैं। आप देखिएगा जो सो कॉल्ड सवर्ण कैटेगरी वाले गरीब है ना, उनको धड़ल्ले से पीएचडी मिलेंगी, और जो अब तक गरीबों को मिलती थी SC ST वालों को, वो वाला सारा जो कोटा है वो उनको मिलने जा रहा है, यानी कि वो सुदामाओं वाली जो कैटेगरी है। तो ये नहीं है कि ये सिर्फ एलोकेशन होने जा रही है, ये नहीं है कि गरीब को नहीं मिलेगी, गरीब का टैग देख के मिलेगी उसको पीएचडी, मिलेगी, पक्का मिलेगी, कंफर्म्ड है। तो ये जो कैपिटलिज्म है ना इनका, ये इनका कैपिटलिज्म ना USA वाला है, ना यूरोप वाला है, ना फ्रांस वाला है, इनका कैपिटलिज्म है मनुवाद वाला। इससे ज्यादा आई थिंक मेरे लिए इस टॉपिक पे कुछ बोलने को है नहीं, और जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मैंने बता दिया। बिसाइड दैट मैं एक सवाल ये पूछ रहा हूँ कि यदि यहाँ का स्टूडेंट मार पीएचडी करना चाहे तो ठीक है भाई, रिसर्च तो सब जगह किसी टॉपिक पर होती है, मान लो एग्रीकल्चर पे करे तो यही धरती, यही बीज, यही है, या कोई और किसी साइंस के उसमें करे, तो उस स्थिति में आप क्या सोचते हैं कि विदेश में करे तो कम से कम यहाँ से एक बार जाने आने का खर्चा ही, और वो कितना माइनस प्लस है। हनुमान जी मुझे जाना कहीं। यादव जी को ले लीजिए पहले एक बार, उसके बाद मैं आप जो मेरे से पूछा है मैं उसका उसके बाद जवाब दे दूंगा, क्योंकि सर को जाना है, तो एक बार उनका ले लीजिए इनपुट, क्या कहना चाहते हैं वो। हनुमान जी बोलो। हाँ कैलाश जी, हाँ वो हनुमान जी कि आपने जो बजट बताया उसमें जो एक किसान सम्मान निधि ये बता रहे हैं 11.8 करोड़, ये तो ये झूठ बोल रहे हैं। इसमें हमने डेटा उठा के देखा तो इन 8.3 करोड़ लोगों को उन्होंने ये किसान सम्मान निधि दी है। दूसरा ये बीमा वाला बोल रहे हैं कि 4 करोड़, ये तो ठीक है। और ये इनाम की मंडियां खोल रहे हैं, किसको क्या देंगे कैसे करेंगे इसका भी कोई पता नहीं। और मेरे को तो ये लग रहा है कि जो ये आने वाला बजट तो इनका जुलाई में आएगा, लेकिन ये जोगाड़ी बजट है, केवल इन्होंने औपचारिकता की है। और ये एक और ये कह रहे हैं पुराने वाहन हटेंगे रोड से, तो पुराने वाहन हटेंगे तो इन पुराने वाहनों को कैसे, लोगों को कैसे पैसे देंगे, इनका कोई इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया इन्होंने। तो सरकार मुझे तो लग रही है कर्ज लेके कर चला रही है। और इन MSP के ऊपर उन्होंने कहा कि हमने MSP दी है, लेकिन 2-3 फसलों को ये खरीदते, बाकी को खरीदते नहीं है। तो ऐसा ही लग रहा है मुझे तो इस बजट में कृषि और कृषि संबंधी ये जो बता रहे हैं ये इसमें कुछ नहीं है। देखो इनको कुल मिला के अडानी अंबानी के ड्रोन बिकवाने हैं, और जो ये लखपति दीदियां आ रहे हैं ये वो यही काम करेगी, मुझे तो ये लगता है। ठीक है, और चलो ठीक है, ये बता दूं कि ये जो आप कह रहे हो ना कि पुराने वाहन वाला है, इनकी स्क्रैप नीति है, स्क्रैप का एक बिल आया हुआ पुराना इनका, तो स्क्रैप की एक नीति है, कंपनी में ले जाओ करो। इसके अंदर हमें सिर्फ लड़ाई लड़नी है ट्रैक्टर की, किसान के लिए ट्रैक्टर है, बाकी कारें कहीं जाए वो बाकी इनका बिजनेस जाने है, वो लड़ाई। उपराष्ट्रपति यहाँ 10 साल का बोल गया, फिर मैंने गूगल किया तो 15 साल था, फिर इन्होंने कहा हम ट्रैक्टर को नहीं छेड़ रहे हैं, 24 तक नहीं छेड़ रहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर को इनको बिकवाना है, क्योंकि स्क्रैप नीति का मतलब है कि इनका माल नहीं बिक रहा, इसलिए इनको कचरे में डालो और नया खरीदो, ये इनका फंडा है। चलो जो भी है क्लासी। हाँ फूल कुमार जी, अब अपने वापिस उस दूरी पे आओ कि मैं भारत के बच्चे को यदि PhD कराना चाहूं, भारत के बच्चे को, यहाँ का ढांचा तो सुवालाल जी ने बता दिया, मनीष जी ने कर दिया, और ये अमेरिकन पॉलिसी पे है, मनुवाद उसमें मिक्स है। वो मॉडल जो बन रहा है ना, वो अमेरिका का वो ढांचे के अंदर मनुवाद की कील लगा रहे हैं ये, तो वो अब लगेगी जो भी होगा। अब इस देश में कई बार तो जाने से रहे, लेकिन हमारे बच्चों को हम गाइड करें, या हमारे जैसे प्रोफेसर जुड़े हुए हैं, कई साथी भी जुड़े हुए हैं। मैं आज इस टॉपिक को बार बार इसलिए खींच रहा हूं कि इनका नारा है जय जवान जय किसान, शास्त्री जी ने दिया, जय विज्ञान हमारे इन्हें जोड़ा, जय अनुसंधान इन्होंने जोड़ा,
अनुसंधान पे बिल भी आया। अनुसंधान इनका कर रहे हैं ये, एक तो आयुष वाले उसमें बाबा रामदेव वाले मॉडल में, उसमें बड़ा भारी इनका कामकाज चल रहा है आयुर्वेद के मामले में, हेल्थ के मामले में। अब हमारे वो बायोडाइवर्सिटी के तहत वो ले रहे हैं। एक ये डिफेंस के मामले में इन्होंने कहा है कि हम आत्मनिर्भर बन जाएं, तो डिफेंस के अंदर मॉडल और टेक्नोलॉजी तो फ्रांस और ये स्वीडन और इनसे ले आएंगे। ये जो आपके वहां से राफेल आ रहा है ना फ्रांस वाला, तो ये चाह रहे हैं कि इसके नट बोल्ट हम यहाँ बना लें कर लें, उसके अंदर ये अनुसंधान है और कोई लंबा चौड़ा नहीं है बजट में। लेकिन बच्चे क्या करें ये सवाल है। गवर्नमेंट तो जो करेगी हमने समझ लिया ढांचा, लेकिन हमारे बच्चे क्या करें इसमें। क्यों आप यूनिवर्सिटी में फ्रांस से जुड़े हुए आप, तो इसके बारे में यदि बाहर जाए तो क्या फायदा नुकसान क्या हो सकता है उसमें? 2-3 पॉइंट है सर यहाँ पे। एक तो जैसे अभी आपने ड्रोन वाला मामला कहा, ड्रोन वाले मामले पे तो हमारी गवर्नमेंट को अमेरिका अच्छे तरीके से लूट रहा है। जो 31 जनवरी को अमेरिका ने क्या किया कि जो ड्रोन की डील थी वो ये कह के कैंसिल कर दी कि तुम लोग अमेरिकन सिटीजन यानी जो पतवंत सिंह पन्नू है उसकी मारने की साजिश करते हो, इसलिए हम तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करेंगे। उस वक्त 31 जनवरी को वो डील थी $3 बिलियन की, और 2 फरवरी को वो डील होती है। पतवंत वाले पॉइंट पे तो इनको सफाई देनी पड़ती है। वो जो उसके पीछे था उसको एक कोई गुप्ता या गोयल है जो ऑस्ट्रिया से डिपोर्ट हो चुका है, वहां पे अमेरिका में ले जा चुके हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, FBI ले गई उसको। लेकिन डील का क्या रहा, डील जो 2-3 बिलियन में हो रही थी वो फिर 3.99 बिलियन यानी 4 ही मान लो, 4 बिलियन यानी कि 1 बिलियन एक्स्ट्रा इन्होंने वो देके वो डील करी है। ड्रोन के लिए ये कितने पागल हैं, कितने जल्दी में हैं, इससे आप समझ जाइए कि $1 बिलियन का एक्स्ट्रा बोझ जनता पे डाल दिया इन्होंने भारत की। दूसरा बात है हीरे फिरे गादड़ी और गाजरा मकोरा, ये एक हमारी कहावत है यार। ये जो इंडिया में कर रहे हैं ये इंफॉर्मेशन का जो पूरा एक्सेस है ये वो वाला है कि पहले जो ये बोलते थे कि शूद्र अगर संस्कृत के मंत्र भी सुन ले तो उसका जीभ उसके कानों में तेल डाल दो, वो बोले तो उसकी जीभ काट दो। ये जो इनकी जो रटी रटाई इनकी जो एक मति है, जो इनकी एक मेंटलिटी है, वो जो संकुचित मेंटलिटी है, ये वहीं पे लेके जा रहे हैं चीजों को। ये सारा प्राइवेट के जरिए कंट्रोल, इस सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस का ये सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं, और वो मुट्ठी भर लोग भी कौन है आप सब जानते हो। सवर्ण शूद्र व्यवस्था में वो कौन है ये कहने की जरूरत नहीं है, ये वहीं पे जाकर के सब कुछ टिक रहा है। उसमें उनका गरीब होगा तो वो उसको एक्सेस कर पाएगा, आपका अमीर भी होगा तो भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, करेगा तो पैसे दे के करेगा। तो यहाँ पे जो फ्रांस में अब आती है बात, तीसरा पॉइंट, फ्रांस में बात यह है कि यहाँ पे रिसर्च करने आना है बच्चों को, आओ, मोस्ट वेलकम है, और आ भी रहे हैं, बहुत सारे ऑलरेडी आ रहे हैं। और आप ये बात सोच के देखो, जब यूक्रेन का और रूस का युद्ध होता है और उस टाइम पे जब डॉक्टर्स जो बच्चे वहां MBBS करने गए हुए थे, उसमें सबसे ज्यादा जो हमारा एरिया है हरियाणा, उसके बाद वेस्टर्न यूपी, राजस्थान के भी बहुत से थे, लेकिन हरियाणा के मेजोरिटी बच्चे डॉक्टरी करने वहां जो थे वो थे किसानों के बच्चे। आप ये बात इससे आइडिया लगा लीजिए कि ऑलरेडी हमारे लोगों में इस चीज की समझ हो चुकी है, और वो आज से नहीं शायद एक दशक से लगे हुए हैं बच्चों को बाहर निकालने पे। उसमें ये है कि किसान आंदोलन ने और ज्यादा उसके अंदर वो फ्यूल डाल दिया है कि लोगों को समझ आ गई कि बच्चों को बाहर निकालो अगर वो वाला भविष्य चाहिए जो बच्चे डिजर्व करते हैं। यहाँ पे फैसिलिटीज की बात है, वो फैसिलिटीज सारी हैं मेरी यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे रिसर्चेज बहुत कन्वीनियंट वे में है और बहुत ही ज्यादा खर्चे का मामला भी नहीं है। बहुत आप ये कहोगे कि बहुत सारी रिसर्चेज तो ऐसी हैं कि इंडिया से भी सस्ती रिसर्चेज हैं, मतलब बच्चे को सारा खर्चा गवर्नमेंट दे रही है। इंडिया में जो खर्चा एक बच्चे को PhD करवाने का आता है, बहुत सारी सब्जेक्ट की PhD तो यहाँ ऐसी है कि इंडिया से भी सस्ती पड़ जाएंगी या बच्चे को। कारण ये कि गवर्नमेंट उसको उस लेवल का फाइनेंस करती है उस चीज के अंदर। तो बहुत है यहाँ पे और हो रहा है ऑलरेडी। आप देख लो, मतलब किसान आंदोलन के बाद हरियाणा वेस्टर्न यूपी से कितना तो एकदम से वो सर्ज आया हुआ है, हर कोई अपने बच्चों को बाहर निकाल रहा है। जो एक और खास बात है, जो टैलेंटेड हैं, जो 1 नंबर से आ सकते हैं, डायरेक्ट एडमिशन से आ सकते हैं, वो तो जो आ रहे हैं। लोग डंकी के जरिए सबसे ज्यादा मार्केट आज के दिन हमारे यहाँ डेवलप हुई है। इतने लोगों को समझ में आ रखी है कि भैया निकाल लो यहाँ से बाहर, पर ये सॉल्यूशन अल्टीमेटली है नहीं। पर हाँ, एक चीज जरूर है, पहले सोचते थे ये बात कि यार ये सॉल्यूशन ठीक नहीं है, क्योंकि अगर अपनी जमीनें छोड़ देंगे, अपने वहां से सब कुछ छोड़ देंगे तो क्या होगा। लेकिन किसान आंदोलन देख के ये चीज समझ में आई कि छोड़ने के, एक बार छोड़ के
बाहर आकर के अपना ब्योत बैकअप बना लोगे तो फिर वापस हासिल भी कर सकोगे। और वो हुआ। किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा बैकअप फाइनेंस का उन्हीं लोगों ने किया जो कभी 84 के बाद तंग आकर के छोड़ के आए थे। बाहर आते हैं तो समझ में भी आते हैं चीजें और फिर उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये एक हिसाब से अच्छी भी चीज है, लेकिन हाँ फॉर द टाइमिंग ये वहां पे हमारी ताकत को कम कर रही है, वो एक पॉइंट है। लेकिन लॉन्गर टर्म में ये ताकत डबल होके वापस आने वाली है। थैंक यू। ठीक है फूल कुमार जी, हमारे रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले घट भी रही है, वो भी हमारा टेंशन है अब है, क्योंकि हमें समाज को ये भी दिशा देनी है कि तुम्हारा रुपया अब 93 को जा रहा है। रुपये की वैल्यू, मैंने कुछ लोग मेरे संपर्क में हैं, उनसे मैंने पूछा कि ये रुपया 83 से सीधा 93 तक पहुंचने जा रहा है। तो वो भी एक प्रॉब्लम हमारे सामने फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि हम ऐसे देश में फंस गए जहाँ हमारी मुद्रा कमजोर है। डॉलर जो है 100 भी जाएगा तो भी इनको फर्क नहीं पड़ना। हनुमान राम जी, आपका जो प्रश्न था फूल भाई से, हाँ जी, मैंने कहा आपका जो प्रश्न था फूल भाई से, मैं उसमें थोड़ा सा इंटरव्यू करूं। और मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल। मेरा एक बेटा इस वक्त जर्मनी में पढ़ रहा है। जो छोटा बेटा है वो 12th करने के बाद मैंने उसको जर्मनी भेजा है। 1 साल उसको हो गया, बल्कि अभी 3 दिन पहले ही आया है, 2 महीने के लिए। और जो बड़ा बेटा है उसने बीटेक किया यहीं से, गुड़गांव से, जीडी गोयनका कॉलेज से। मैं आर्थिक दृष्टि से बात कर रहा हूं और ये बता रहा हूं कि स्थिति में कितना बड़ा फर्क आ चुका है। मैंने जब 4 साल पहले 5 साल पहले अपने बड़े बेटे को बीटेक कराया तो उसका खर्चा मेरा आया 24 लाख रुपए का, जो भारत में जीडी गोयनका की कोई रैंक नहीं है, कोई किस्सा नहीं है। हमें सबको पता है कि पूरी दुनिया की जब रैंकिंग आती है तो भारत की एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं है, जेएनयू को छोड़कर। अब जो मेरा छोटा बेटा उसने 12th किया, उसके बाद वो जर्मनी चला गया। मेरा कुल खर्चा आया है सिर्फ 14 लाख रुपए। और वो जर्मनी में जिन यूनिवर्सिटीज में अब उसको एडमिशन होने की बात आ रही है, उसमें से 6 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में आती हैं, चाहे वो म्यूनिक हो, चाहे वो बर्लिन हो, चाहे वो दूसरी यूनिवर्सिटी। मतलब म्यूनिक तो मेरे ख्याल से टॉप 25 यूनिवर्सिटीज में से एक है। और कोई खर्चा नहीं, सिर्फ रहने का वहां खर्चा है। अगर आपका बच्चा अपनी मेहनत से वहां थोड़ा बहुत काम भी कर लेता है तो वो खर्चा भी निकल जाता है उसका। 20,000 30,000 रुपये का साल का खर्चा है, एक सेमेस्टर का खर्चा है। अगर मैं फीस की बात करूं, ट्यूशन फीस की बात करूं, आना जाना बच्चों का फ्री है, उनको किसी तरह के लॉजिस्टिक में खर्चा नहीं करना पड़ता, रहना और खाने का खर्चा उसको करना है। तो और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कितना बड़ा फर्क है कि आप समझ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहां की अपॉर्चुनिटीज अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। पिछले 3 साल में 4 साल में हिंदुस्तान में ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा बच्चे बाहर गए, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी इतना महंगा हो गया कि अब विदेश सस्ता है। उल्टी बात है। अब नहीं, मोटा बाद में एक बात ऐड करूं। अभी जैसे हमने 2 दिन पहले अपने उजमा ग्रुप में एक चीज शेयर करी थी कि कनाडा ने जो है 2 स्टेट्स की वो फेवरेबल उसमें बना दिया है कि हरियाणा और पंजाब से अगर कोई आ रहा है तो उसको जो है ये मतलब प्रेफरेंस देंगे। और उसकी वजह है कि सिख जो ये किसान आंदोलन हुआ था उसमें जो वहां पे सिखों ने अपना प्रभाव बना रखा है, और साथ में क्योंकि सिख किसान आंदोलन में जो हरियाणा से मेजोरिटी जो बिरादरी थी वो हमारे वाली जो बिरादरियां कह सकते वो थी, तो ये जो उसका बेनिफिट ये मिला हुआ है। ये बेनिफिट मिलना था यूपी, वेस्टर्न यूपी को भी, लेकिन पूरी यूपी के कारण वेस्टर्न यूपी को सफर करना पड़ता है। वो है एक ट्रेडिशन चला हुआ है, क्योंकि सारा ये हम सुनते भी हैं कि वेस्टर्न यूपी की वजह से बाकी यूपी खाता है। तो वो अगर आज के दिन वेस्टर्न यूपी अलग स्टेट होती ना तो ये भी इनकी फेवरेबल लिस्ट में आनी थी। थैंक यू। चलो, अब वीरेश जी जुड़ गए हैं। वीरेश जी, आप अपना इनपुट दे दो, फिर मेरे साथ नवीन जुड़े हुए हैं, उनको मैं लेऊंगा, और फिर 2-4 साथी और हैं, फिर हमारा 15-20 मिनट का सेशन ही बचेगा। तो वीरेश जी, आप ये बताइए कि हमारा बजट का मामला तो क्योंकि इंटरिम है, हमने सरकार की दिशा टेस्ट की थी, थर्मामीटर इतना ही लगाया कि ये चाहते क्या हमारे से, तो वो हमने डिस्कस कर लिया कि ये कुछ नहीं चाहते, इंडस्ट्री को चाहते हैं, हमारे समझ में आ गया। अब हमारा जो यूथ है वो विशेष तौर से रूरल बेस्ड यूथ, जो किसानों का बच्चा है, उसके लिए भाई के साथ में और कई साथी बाहर रह रहे हैं, अपने उन लोगों के साथ में एक ग्रुप बना करके
और आप घूमते भी रहते हो, तो बच्चों को एक प्रॉपर गाइडलाइन दे करके और किस तरीके से इनको सेट किया जाए, कैसे दिशा दी जाए, वरना तो यहाँ तो कचरे में चला जाएगा सारा मामला। तो वीरेश जी अपनी बात को रखो। सभी को नमस्कार। मैं अपनी बात को दो भागों में लेके चलूंगा। एक तो ये कि जो परिस्थितियां हैं, जो सरकार प्रचार करती है, प्रसार करती है अपनी नीतियों का, एक तो उनके पीछे की जो वास्तविकता है उसका उजागर करना। I need to educate people more and more about the policies of government. उसका हमें कोई तरीका ढूंढना चाहिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों कि सरकार का खाने के दांत और हैं, दिखाने के दांत और हैं। जैसे बजट को लेके आपने अभी कहा, तो ये चीज़ कितने लोगों में जा रही है, कितने लोग इस बात से अवेयर हो रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरा चरण मेरी बात का आता है कि इससे बचाव कैसे किया जाए, जो सरकार के षड्यंत्र हैं कॉरपोरेट को लाने के, क्योंकि भारत किसी भी दशा में कॉरपोरेट की नीतियों को झेलने की स्थिति में नहीं है। कॉरपोरेट की जो पॉलिसी है, कॉरपोरेट का जो तरीका है काम करने का, भारत की परिस्थितियां, भारत की जनता की सामर्थ्य जो है उसको झेलने की स्थिति में कदापि नहीं है। तो यहाँ बचाव के उपाय क्या हो? बचाव का जो उपाय इस समय सबसे बढ़िया मुझे नज़र आता है, सरकार की जो पॉलिसी आई है, ये जो आपका मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का सिस्टम सरकार लेके आ रही है, और इसमें जो पैक्स प्राइमरी यूनिट जो रखी गई है, ये मैं देख रहा था, मैं अपने गांव में गया था, तो सिक्का मेरा गांव पड़ता है, सिक्का मेरे गांव के पास पड़ता है, तो वहाँ पे इसकी यूनिट रखी गई है, वो हाईवे के किनारे है। वहाँ लगाया है ना, बी पैक्स का एक कार्यालय इन्होंने खोला है, और बी पैक्स के कार्यालय में इन्होंने लिखा है ऊपर बहुउद्देश्य ग्रामीण सहकारी समिति, और उसमें नीचे लिखा बी पैक्स, यानी वो चालू हो गया है काम, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि वो सरकार उसको लॉन्च करेगी, तो लॉन्च कर दिया गया है। उसको जब मैंने पूछा लोगों से, खासतौर से जो उसके संचालक मंडल हैं, मेरे गांव के लोग भी उसमें शामिल हैं, मैंने पूछा भाई ये किस तरीके से काम हो रहा है? उन्होंने कहा ये कुछ नहीं है, तो पुराने वाली जो सहकारी समितियां थी उनको ही उनकी जिम्मेदारियां बढ़ाई गई हैं, वही सहकारी समिति। फिर मैंने ढूंढा पैक्स क्या है, व्हाट इज पैक्स। पैक्स के बारे में मैंने गूगल पे देखा, तो उत्तर प्रदेश में जो स्थिति लागू हुई उसके बारे में मुझे पता चला कि 1 से 30 सितंबर के लिए मेंबरशिप खोली गई थी पैक्स की, सरकार ने खोली थी 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। उसमें जाहिर है कि पैक्स इन्होंने मेंबरशिप भर्ती करे होंगे। ये चीज जनता के बीच में नहीं है, जनता इससे अवेयर नहीं है, और मेनली जो जानकार लोग हैं, जो वहाँ के पुराने डायरेक्टर समितियों के पुराने लोग हैं, क्योंकि यहाँ मेरे कजिन की एक 13वीं थी और उसमें मेरे क्षेत्र के सभी मौजूद लोग करीब करीब आए थे, और मेरा वहाँ जाने का मकसद भी वही था। मैंने वहाँ इस बात की जब चर्चा करी तो नोबडी वाज अवेयर ऑफ द फैक्ट्स। सच्चाई का किसी को पता नहीं है, केवल जो ऊपर की चीजें हैं, प्राइमा फेसी चीजें हैं, उन्हीं को मान रहा है, और ये मान रहा है कि भाई सहकारी समिति जो है वो लाभप्रद होगी। तो ये कैसे हो कि हम जनता में ये चीज अवेयरनेस कैसे लाएं कि जो आप देख रहे हैं वो वास्तव में विष व्यापन हो रहा है, विष फैलाया जा रहा है, और वो आर्थिक जो हमारा तंत्र है, आर्थिक जो हमारे स्रोत हैं, उन सब पे को कैप्चर करने की बात है। जमीनें उनके पास मिल रही हैं, वहां पे एक बनाया जा रहा है, सहकारी समिति के नाम पे ही एक जमीन लेके, पुरानी जमीन पड़ी थी, उसके सामने डेवलपमेंट हो रहा है। वहां मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट के ऑफिस खुलेंगे या भंडार गृह खोला जाएगा। तो ये सब जो हो रहा है, इसके बारे में लोग जाने और फिर बचाव के उपाय करें। और बचाव का तरीका सबसे बढ़िया ये है कि हम पैक्स को ध्यान से देखें, पैक्स की निगरानी करें, पैक्स के बारे में जानें, लोगों को बतावें ज्यादा, और टैक्स में हिस्सेदारी भी करें, ताकि जो पॉलिसी आवे वो हमारे माध्यम से लागू हो, न कि कोई बाहरी आदमी उसमें आके कब्जा कर सके। ये मैं तो कह रहा हूँ, बजट तो दूसरी सेकेंडरी चीजें हैं, और बजट से तो एक बहकावा है, उसका कोई है नहीं। हमें तो वास्तविकता को जानना, समझना और उससे बचना, ये 2-3 चीजें प्रमुख हो जाती है मेरे अनुसार। तो धन्यवाद। चलो वीरेश जी, बात आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट है। इस खेत के अंदर किसी का खेत था, इस खेत में जब खुले सांड छोड़ दिए जाए तो ये व्यवस्था तो कायम हो चुकी है। इस व्यवस्था में जैसे सुवालाल जी ने कहा, पूरा ढांचा जब अपने समझ में आया हुआ है, पूरा ये ढांचा तो कोलैप्स हो गया। और जनता की जब अवेयरनेस मॉडल की बात आप कर रहे हो, तो ये बहुत ही टेढ़ा काम है। इस देश की जनता को
हम इतना माताफोड़ी करके इतनी कुछ करते हैं। हमारे में से हर व्यक्ति 2-5 घंटे पढ़ने वाला है, हर एक आदमी। कोई 5 घंटे पढ़ता है, कोई 10 घंटे पढ़ता है, हर आदमी अपना चिंतन रखता है। इसके बावजूद स्थिति बहुत नाजुक है, लेकिन अब जो भी है हमें उसमें डायरेक्शन में बढ़ता रहना। नवीन जी, आप अपनी बात को रखें, इसके किस केंद्रित जो भी हम चिंतन किया इसके बारे में। नवीन जी। सभी को नमस्ते। जैसा कि ये कॉर्पोरस फंड वाला जो मैटर है और एक आप बता रहे हो एनआरएफ फंड 50,000 करोड़ वाला, इसमें इन्होंने जो एनआरएफ फंड का जो यूज किए, जो पैसा लिया, और उसमें जैसे कंपनियों से जो सीएसआर फंड है उसमें 14,500 करोड़ रुपए इन्होंने लेकर के और वो जो इन्होंने संचालित किया। अब मेरी जैसे कोई प्लांट लगा हुआ है या कोई बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो मैं ये सुवालाल जी से पूछना चाहूंगा साथ में कि जैसे मान लो कोई प्लांट लगा और उसके अंदर 50 सीटें इन्होंने आईटीआई की रख दी या आईआईटी की रख दी, जैसे ये बड़े बड़े प्लांट है, ये साथ में इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं, तो जो ये 1 लाख करोड़ का जो कॉर्पस फंड है, ये 1 लाख करोड़ रुपए का, क्या ये इन कंपनियों को दिया जाएगा? क्योंकि एनआरएफ फंड के अंदर तो इन्होंने ये बात बोली थी कि भाई हम राज्य के जो शिक्षण संस्थान है या जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनको हम देंगे, लेकिन ऐसा देखने में तो नहीं आया कहीं पर भी। अब कंपनियां इसमें क्या करती है कि अब बच्चों को ले लेती है, जैसे 50 सीटें हैं तो 50 सीटें ले ली और अपने फंड पे वो करवा देती है। तो वो जो ये कॉर्पोरेट फंड है वो कंपनियों को मिलेगा या फिर वो संस्थाओं को मिलेगा? एक तो ये बड़ा प्रश्न है। इसके बाद में जो ये इनमें जो को ये जितने भी जो लड़के भर्ती कर रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नाम से एक योजना चल रही है, उसके तहत इन्होंने प्राइवेट एजेंसियां खोल रखी है, सरकारी एजेंसियां तो कहीं है नहीं, उसमें ये लड़कों को भर्ती करते हैं और उसमें कुछ मान लो ये स्कॉलरशिप के रूप में जैसे 25,000 रुपए वहां से आते हैं तो 7,000 रुपए बच्चे को दे देते हैं यार, कुछ 12-13,000 रुपए ये खुद बचा लेते हैं और उसके अंदर स्किल करवा करके ये लड़कों को कंपनियों को भेजते हैं। तो ये पूरा जो मैटर जो ये कॉर्पोरेट वाला, ये क्या इस तरफ पीएमकेवीवाई की तरफ जाएगा या फिर ये कोई सीएसआर फंड के साथ जुड़ करके और ये कोई मतलब अलग से कोई निकलेगा? इस पे सुवालाल जी आप हमें क्या दे ताकि हम आगे जो कोर्स करें तो उसी के अकॉर्डिंग करें। सुवालाल जी, ये नवीन जी जो है यूथ है और यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, इनका पूरा इंटरेस्ट है। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सुवालाल जी के पहले आप सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कह दीजिए अपनी बात को, फिर सुवालाल जी इनका जवाब देंगे यूथ के ऊपर, क्योंकि यूथ 2-3 जुड़े हुए आज, एक और जुड़ा हुआ वो हमारे इस मंच से बड़ा आकर्षित है। हाँ, सुरेंद्र जी कोई बात कहना चाह रहे हैं, आप कह दीजिए। जी, मेरे पास कुछ ज्यादा तो नहीं है, लेकिन शॉर्ट में 2-3 निपटाता हूँ, समय कम है आपके पास। एक तो सर पवार साहब ने, मनीष जी ने, सबने अच्छी बातें कही। पवार साहब ने जो कहा था ना कि भाई ये लोग अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है वो जो कर रहे हैं वो। और दूसरी बातें और भी एकदम से मेरे को याद नहीं आ रही, लेकिन एक मैं बात कहूँ, अभी जो बात हुई कि शुद्ध और वो 5% लोग ही करेंगे सब कुछ, उसके ऊपर मैंने धूमल की एक कविता पहले भी कुछ ग्रुप में पोस्ट की थी, वो मैं रिपीट कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई महिला नहीं है, तो ग्रुप में मैंने टॉक दिया था। धूमल की फेमस कविता है कि दाएं हाथ की नैतिकता से बाएं हाथ इतना मजबूर होता है, दाएं हाथ की नैतिकता से बाएं हाथ इतना मजबूर होता है कि सारी उम्र गुजर जाती है मगर गांड हमेशा बाएं हाथ ही धोता है। तो साहब बाएं हाथ जो है, लेफ्ट है जो आपका है 80%, 80-20 में जो है ओबीसी, एससी, एसटी, ये लोग ही करेंगे कंट्रीब्यूट, कुछ ले जाएंगे, और 5% वाले दाहिना हाथ वो तो ऐसे ही करेगा। सुरेंद्र जी, बहुत दूर हम जा चुके हैं, कौन सा हाथ कहाँ करेगा, हमारा शरीर सत्व विकसित हो चुका है, पूरा का पूरा ढांचा। हाँ सुवालाल जी, अब आप इनका जवाब, ये यूथ आज 2-3 जुड़े हुए हैं, ये स्कॉलर हैं और यूपीएससी के तैयारी में है, तो इन्होंने जो सवाल की बात रखी वो बात क्या इस पे इनपुट देना चाहेंगे आप? देखिए ऐसा है कि 3 पॉइंट में बताना चाहता हूं कि जो पहला जो नेशनल रिसर्च से फंड जो है
वो मतलब कि जो इंडस्ट्री है जिसको कहते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, और जो हायर एजुकेशन सेक्टर के जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे एनआईटी हो या आईआईटी हो, तो इन दोनों के बीच में रिसर्च को बढ़ावा देने, कोलैबोरेशन करने के लिए वो नेशनल रिसर्च से फंड बनाया गया था। अब वो हकीकत धरातल पर तो इतना अभी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे भी पता है मेरी यूनिवर्सिटी में अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन वो इस तरीके से बनाया गया था कि जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल जो इंस्टीट्यूट है और जो गवर्नमेंट के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, खासकर यूनिवर्सिटीज, उनके बीच में टाई अप करके बनाया गया था। भाई रिसर्च होगा, जॉइंट कोलैबोरेशन। और अभी जो ये 1 लाख करोड़ रुपए का जो कॉर्पस फंड है, वो दरअसल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए बनाया गया है। अब इसमें सभी आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। देखिए, अब एक गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, वो अब कोई पैसा नहीं देना चाहती है। प्लानेड और नॉन प्लानेड तो पहले ही बंद कर दिया है। अब खाली कुछ समय तक ही ये रहेगा कि सरकार है वो कुछ प्लानेट के रूप में खर्च दे दे, जैसे सैलरी अलाउंसेस बते। अब आगे ये कॉर्पस फंड है 1 लाख करोड़ रुपए, इसी से ही अब यूनिवर्सिटी या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो अपना खर्चा चलाएंगे इंस्टीट्यूशन को, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब नवीन ने जो सवाल किया है कि ये कैसे मैनेज होगा ये फंड, देखिए ये इसमें बैंक है वो ट्रस्टी होंगे, बैंक और गवर्नमेंट दोनों ही है उनका, क्योंकि ये इंटरेस्ट फ्री है। तो इंटरेस्ट फ्री का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है। अब ये जो फंड है 1 लाख करोड़ रुपए का, ये हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और जो कॉरपोरेट के सेक्टर है, बिजनेस वाले, उनके बीच में एमओयू और टाई अप होगा, और उनमें टर्म्स और कंडीशन ये लिखा होगा कि इतना आपको फंड लेना है, इंटरेस्ट फ्री लोन लेना है इतने समय के लिए, और इस काम के लिए लेना है, चाहे वो बिल्डिंग बनाने के लिए हो या लैब बनाने के लिए हो या कोई रिक्वायरमेंट में करना हो, या मान लीजिए कोई रिसर्च हो रहा है तो रिसर्च स्कॉलर को फेलोशिप भी देना हो तो वो इसी से ही होगा। तो ये एक क्लियर कर दिया है सरकार ने इससे फंड बना के, कॉर्पस फंड 1 लाख करोड़ को, कि हम आने वाले समय में है सरकार कुछ भी जिम्मेदारी नहीं लेगी। पूरा एक तरीके से कॉर्पोरेटाइजेशन है, ये प्राइवेटाइजेशन कॉर्पोरेटाइजेशन है। और हाँ बोल दीजिए सवाल। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि अब क्या किया जा सकता है, हम जनता क्या कर सकती है। देखिए, जनता कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि इस देश में डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स चलती है, डिवाइड एंड रूल का ही बिजनेस चलता है, इकोनॉमी चलती है, और डिवाइड एंड रूल का ही यहाँ सोसाइटी, समाज चलता है देश में। तो कुछ भी नहीं हो सकता है। अब ये डिवाइड एंड रूल है वो गवर्नमेंट जानबूझ के बनाए रखती है ताकि लोग है वो रोड पर नहीं आए, गलियों में नहीं आए, प्रोटेस्ट नहीं करे। अगर कोई करेगा या लिखेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हम क्या नहीं कर सकते हैं। हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे मैंने एक आर्टिकल लिखा, राजस्थान पत्रिका को मैंने पहले फोन किया कि मैं कुछ ऐसे टॉपिक पर लिखना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा है कि ठीक है आप लिखो, भेजो। फिर मैंने भेजा। अब वो टॉपिक था नॉर्थ ईस्ट में जो बॉर्डर फेंसिंग है और जो फ्री मूवमेंट रेजिम है म्यांमार बॉर्डर के साथ, जो नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट। मैंने लिख के भेज दिया। अब वहां से मेरे को फोन आता है पत्रिका से कि आप तो गवर्नमेंट पॉलिसी की का एनालिसिस कर रहे हो, आप गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम है उन पर आप टिप्पणी कर रहे हो, आप ये नहीं कर सकते हो। तो फिर इन्होंने कहा है कि अब मैंने तो भेज दिया, मेरा तो टाइम वेस्ट करवा दिया, अब आपको जैसे भी करना है पब्लिश करे, काट छाट के कर देते हैं। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि सरकार ने पूरा कंट्रोल कर रखा है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर। बिल्कुल सारा सिस्टम जो है उनके कब्जे में है। बाबूलाल देवंदा, आप भी यूथ हैं, कोई बात पूछना चाहे? फूल कुमार जी फ्रांस से जुड़े हुए हैं, कोई रिसर्च के लिए, और कोई बात पूछनी हो तो बात करें। बाकी 1-2 साथी और है, उनको लेने के बाद में मैं मनीष जी से सम अप करवाने के मूड में हूँ कि मनीष जी इस टॉपिक को सम अप कर दे। और कोई साथी करना चाहे तो अपना हाथ उठा ले, हैंड रेज कर दे। बाबूलाल।
तो अब 3 मिनट मेरे पास बच रहे हैं, 1:02 में हम इसको क्लोज करना चाहेंगे, इसलिए चलो बाबूलाल हाँ देश ही कोई आप हाँ बाबूलाल बोल दीजिए आप पहले। मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं तो बस यही बोल रहा था कि ये बजट है ना, हाँ तो ये बजट एक सिर्फ जुमलों की जुमला है। हाँ चलो ये बात तो सारी आ गई। आपकी कोई प्रॉब्लम, आप यूथ हो, जुड़े हो आज सेशन में, हाँ वीरेश जी बहुत शॉर्ट में, एक आधा मिनट में अपनी बात। हाँ शॉर्ट में यही कहना चाहूंगा कि जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस समय, ये चर्चा भी आने वाले समय में बैन हो जाएगी किसी न किसी तरीके से। हाँ हो इस पर जाएगी, भी कोई अंकुश ऐसे लग जाएगा। वो पता है मेरे को, तो बहुत यूट्यूब हो रहा लगातार ये लगातार चलता रहे, कुछ ऐसा कोई तरीका हमें निकालना पड़ेगा, कोई ऐसा कोई प्लेटफार्म कोई ऐसा हो जिस पर चर्चा कर सके लगातार। तो कैसे हो ये व्यवस्था पे भी हमें चिंतन करना चाहिए। वो जेल में जाने के बाद में सारी अपने को पता लग जाएगी कोई ऐसी। हाँ मनीष जी अपना मतलब ये है कि हम जेल में जाने को तैयार रहे चौधरी साहब, वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ और इससे ज्यादा कोई मजा नहीं लगता। हाँ मनीष जी अब आप इसको समाप्त कर दीजिए 2 मिनट में, इसको जो कुछ भी हमने कहा माइनस प्लस क्या बात हुई और आप क्या इसमें कोई बात छूट गई हो तो करो, फिर हम वाइंड अप करते हैं इसको। नहीं, मेरे ख्याल से सभी साथियों ने अपने अपने इनपुट बहुत दिए हैं, बड़े अच्छे वैल्यूएबल इनपुट हैं। और समाप्त तो यही है कि जो बजट है, इस बजट में सरकार का जो आचरण रहा है पिछले 10 सालों से, वो ये कहता है कि ये बजट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, इसे सीरियसली ना लें। ये मैसेज सरकार ने देश के लोगों को दिया है। क्या एजुकेशन करते हैं, क्या खर्च करते हैं, कब उसमें अमेंड कर देते हैं, कब उसके अंदर नए अनुपूरक मांगे रख देते हैं बजट की। साल में 2 बार बजट आ जाए, 3 बार बजट आ जाए, लेकिन लबोलुबाव ये है कि जो आखिरी बात आपने अभी कोट की थी कि नरेंद्र मोदी जो कह देंगे वो बजट में माना जाएगा। तो ये जो 2024 का चुनाव है, इस चुनाव में जो नरेंद्र मोदी जो बातें कहेंगे उसको अब बजट मान लिया जाए। ये जो इन्होंने पेश किया है ये बजट तो अब कुछ है नहीं। ये कुछ नहीं है, बिल्कुल सही है। हम उस बात के लिए तैयार हैं, उसी बात के लिए। और बस अब समाप्त किया जाए, किसी का कोई बात हो तो आधा मिनट में कोई हो तो रख सकते हैं, विशेष बात आपकी रह गई हो तो, वरना मैं क्लोज कर रहा हूँ, टाइम ओवर हो गया। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को मिलने का। अगले संडे फिर किसी विशेष टॉपिक पर मिलते हैं। धन्यवाद सभी को, नमस्कार। ओके नमस्कार जी।